Good morning, good morning. Good morning, all of you. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 23 ईएससी का 2023। इसके बाद सिर्फ हमारा एक पेपर और बचेगा 24 वाला। तो ईएससी के 17 से लेके 22 तक के पेपर अभी तक हम लगा चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 23 का पेपर और इसके बाद सिर्फ एक पेपर हमारा रहेगा 2024 वाला। तो ईएससी के 8 पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे कल तक। 23 वाले पेपर देखें जरा। और जैसा कि मैंने बताया, पेपर को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो एब्सर्ड, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी किनको न किस तरह के क्वेश्चन नहीं करने, किस तरह के क्वेश्चन नहीं करने और किनको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होगा कि सारा पेपर टफ हो जाए, कुछ क्वेश्चन होंगे करने वाले, कुछ होंगे छोड़ने वाले, वो समझना जरूरी है। तो पहला सवाल आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉल्ड एंट्रोपी एज टाइम एरो। एंट्रोपी और टाइम एरो 11:30 पे नीरज, कल जो क्वेश्चन सेशन हुआ था 11:30 पर, क्वेश्चन 11:30 पर ही करा रहा हूं मैं, मॉर्निंग चल रहा है। अब कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे के थ्योरी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। कल 24 वाला पेपर कवर कर देंगे, फिर कुछ थ्योरी क्लासेस होंगी, फिर क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी क्वेश्चन ऐसे कुछ कुछ चलता रहेगा। तो थ्योरी तो ज्यादा बचा नहीं है। थ्योरी में मेनली हमको करंट अपडेशन कराना है, साइंस एंड टेक का भी अपडेशन करंट अफेयर में ही आ जाएगा। तो कल 2024 का पेपर होने के बाद करंट अपडेशन का ही पार्ट है जो 15 मार्च तक का आपके एग्जाम में आएगा, कुछ यूपी लोकल का डाटा। तो यूपी स्टेट और करंट अफेयर का कुछ पार्ट, साइंस टेक भी उसी के अंदर कवर होगा, अलग अलग बार बार रिपीट नहीं करेंगे उसको। एक मतलब एक सब्जेक्ट करंट अफेयर में ही साइंस एंड टेक अपडेशन, यूपी लोकल, ये सब कवर करते चलेंगे। तो थ्योरी क्लास बेसिकली हमारी उस पर होगी और फिर उसके बाद क्वेश्चंस वापस शुरू कर देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस कराएंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, फिर उन पे क्वेश्चन होंगे। अब इंट्रोपी टाइम एरो मैकेनिकल का क्वेश्चन है, ये मैकेनिकल का ही क्वेश्चन है। कौन सा साइंटिस्ट है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंट्रोपी एज टाइम एरो। तो इसमें जीएस क्या है, तो टेक्निकल है। इसमें जीएस कहां पर है बताओ, तो टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, मैकेनिकल का क्वेश्चन है। बताएं भाई, कोई मैकेनिकल वाला हो तो बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन मैं काफी कराऊंगा नीरज, 8 पेपर ईएससी के ही मिला लोगे, मान लो 60-70 क्वेश्चन भी एक पेपर में रहे होंगे, तो कितने क्वेश्चन तो आप यही कर चुके हो। पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं, आपके फोल्डर में पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन थ्योरी चलेगी, कल के बाद फिर क्वेश्चन दोबारा से और होंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत करा दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो आप। जितने क्वेश्चन वगैरह यहाँ होंगे उतने कोई नहीं कराने वाला है, आप ये दिमाग में रखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यही कवर होंगे। क्वेश्चन काफी सारे कराऊंगा मैं भी। चल भी रहे हैं कुछ थ्योरी, फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आगे। पहले ये बताओ मुझे, ये मैकेनिकल क्वेश्चन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एज टाइम एरो। नीतीश है ये मैकेनिकल का ही, पर वहां पर आप एंट्रोपी पढ़ लेते हो, पर पर्सन का नाम नहीं पढ़ते। वहां पर भी बेसिक क्वेश्चन कि एंट्रोपी एज टाइम एरो किसने कंसेप्ट दिया था, सारे साइंटिस्टों का नाम नहीं बताया गया होगा, है तो मैकेनिकल ही। एंट्रोपी कोई जीएस का क्वेश्चन है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, टाइम एरो, ये कोई जीएस का क्वेश्चन तो है नहीं। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ मैं बोल भी रहा हूं, मैकेनिकल का क्वेश्चन है, पर आपको जिसने पढ़ाया होगा उसे साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया यहाँ पर। ये आर्थर एडिंगटन का कंसेप्ट है, इनके द्वारा यूज किया गया, एंट्रोपी एज टाइम एरो, आर्थर एडिंगटन। अच्छा, एंट्रोपी जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है या नहीं, ये बताओ। साइंटिस्ट का नाम छोड़ो, ये बताओ एंट्रोपी टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है? मैकेनिकल वाला कोई है नहीं क्या आप लोगों में? एंट्रोपी टाइम डिपेंडेंट होती है या नहीं होती, ये पूछ रहा हूं मैं। तो पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, ये सब कुछ डिस्कशन में आएगा या नहीं आता इसमें? अनस्टेडी सिस्टम का है, नीरज कह रहे हैं सिविल,
सिविल मैक्सिमम है मतलब, अच्छा सिविल के स्टूडेंट ज्यादा है कह रहे हो, लिख ही रहा है ना एंट्रोपी एज टाइम एरो, टाइम डिपेंडेंट लिख ही रहा है यहाँ पर टाइम एरो। ये कंसेप्ट किसने दिया था? आर्थर एडिंगटन ने। बस ये हमें यहाँ मतलब का इतना ही है। एनर्जी बैलेंस, पहले तो स्टेटमेंट समझ आए कहना क्या चाह रहा है। एनर्जी बैलेंस होना ये एक फंडामेंटल चीज है एनर्जी प्लानिंग के लिए। एनर्जी बैलेंस होना ये एक बेसिक चीज, फंडामेंटल चीज है एनर्जी प्लानिंग के लिए। सिंस दे अलाउ एनालाइजिंग एस्पेक्ट, क्योंकि सिंस दे अलाउ एनालाइजिंग एस्पेक्ट सच एज सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए एनर्जी में, फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड, एफिशिएंसी होनी चाहिए। देखो एफिशिएंसी वाले को तो कट नहीं कर सकते, 4 नंबर तो लगाए ही। 4th नंबर तो जनरल स्टेटमेंट है, इसको तो नहीं काट सकते। एफिशिएंसी इन प्रोसेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी को सेकेंडरी एनर्जी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, एफिशिएंसी तो होनी चाहिए। एफिशिएंसी तो प्राइमरी सेकेंडरी हो या ना हो हमेशा ही होनी चाहिए। एफिशिएंसी वर्ड को तो नहीं काट सकते ना, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की टर्म है। कुछ भी पूछा हो और नॉट नहीं पूछ रहा, पॉजिटिव चीज अगर बात करेगा तो एफिशिएंसी वर्ड को तो नहीं काट सकते। प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करना हो, कुछ भी करना हो, एफिशिएंसी तो हर प्रोसेस में होनी ही चाहिए, किसी भी तरह के प्रोसेस में, चाहे वो एनर्जी की बात ना कर रहा हो, प्रोडक्शन की बात कर रहा हो। एफिशिएंसी तो हर चीज में होना चाहिए। तो 4 को तो लगाओगे ही लगाओगे, 4 तो होना ही है, तो 4 तो होना ही है। 4 अगर होना है तो फिर ये गया। अच्छा पूछा है नॉट करेक्ट, ये भी ध्यान रखो। पूछा है जो सही नहीं है वो बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है, स्टेटमेंट पे ध्यान दिया जाए। तो 4 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, एफिशिएंसी तो होनी चाहिए। 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है तो फिर 4 नहीं होगा। 4 नंबर करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें उल्टा पूछ रहा है कि इनकरेक्ट वाले बताओ इसमें से। थोड़ा टफ हो गया फिर क्वेश्चन, ध्यान देना पड़ेगा। तो नॉट करेक्ट पूछा है जबकि 4 नंबर करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो 4 हट गया। अब 3 चॉइस बची हमारे पास, उनमें दिमाग लगाएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल एनर्जी कंजम्पशन पर एंड यूज, एंड यूज सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल एनर्जी कंजम्पशन पर एंड यूज, ये बात भी सही है। जहां पर एनर्जी फाइनली यूज हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल एनर्जी कंजम्पशन पर एंड यूज सेक्टर, ये स्टेटमेंट भी सही है। पर सही तो बताना नहीं हमको, तो इनकरेक्ट बताना है, तो 1 भी नहीं होगा। हमें बताना है इनकरेक्ट वाला, इनकरेक्ट बताना है तो 1 को भी नहीं लगा सकते। इनकरेक्ट बताना है तो 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा तो ये भी गया, ये भी गया। आप ऑप्शन बचेगा 2 ओनली, यही एक ऑप्शन बचेगा। ठीक भाई, एनर्जी कंजम्पशन पर एंड यूज, फाइनली जहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड यूज जहां पर हो रहा है, तो ये भी सही बात है। पहला चौथा सही है। क्वेश्चन समझ आए या ना आए, हमें ये समझ आ रहा है कि एफिशिएंसी तो हमेशा होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म है, इसको तो नहीं काट सकते, ये होगा ही होगा। तो बताना इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है तो हमें उल्टा ये आंसर नहीं हो सकता, फिर इनकरेक्ट बताना है। ये स्टेटमेंट भी सही है तो ये भी नहीं आंसर में आएगा, एलिमिनेट हो गया, 2 नंबर आंसर हो गया। इसका मतलब स्टोरेज एंड रिफाइनमेंट ऑफ ईच फ्यूल और ग्रुप ऑफ एनर्जी इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता हो या ना पता हो, एलिमिनेशन से बनने वाला क्वेश्चन है ये एलिमिनेशन से ही बनने वाला क्वेश्चन है। एनर्जी एफिशिएंसी का एडवांटेज बताना है जो नहीं है। एनर्जी एफिशिएंसी के एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज पता कर लो, जो नहीं होगा वही आंसर है। एनर्जी एफिशिएंसी का क्या एडवांटेज है, पहले एडवांटेज बता दो, जो नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। पहला देखें एनर्जी एफिशिएंसी के एडवांटेज, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इकोनॉमी इज यूजुअली स्मॉलर देन द जनरेशन, ये एफिशिएंसी बता रहा है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ एनर्जी इकोनॉमी यूजुअली स्मॉलर, कम होनी चाहिए जनरेशन की तुलना में, खर्चा कम आना चाहिए, ये एफिशिएंसी का प्रतीक है कि नहीं, सिंबल है कि नहीं। तो पहला तो एफिशिएंसी से ही जुड़ी हुई बात है, कॉस्ट स्मॉलर होनी चाहिए जनरेशन की तुलना में, पहला एफिशिएंसी को ही बता रहा है। हमें बताना है इनकरेक्ट वाला, तो पहला तो नहीं होगा। एफिशिएंसी वर्ड तो जानते हो, तो टेक्निकल में भी खूब पढ़ते हो, एफिशिएंसी वर्ड मालूम है, तो उस पर देखें। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज एंड रिसोर्सेज विच आर फाइनाइट आर सेव्ड। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज और रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो सेव भी होते हैं।
एनर्जी एफिशिएंट एफिशिएंसी के साथ अगर हम चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है नेचर में, उनकी सेविंग भी होगी। एफिशिएंट का मतलब रिसोर्सेज बचाने से भी होता है कि नहीं? रिसोर्सेज अगर बचाए जा रहे हैं तो भी ये एफिशिएंसी को दर्शाता है कि नहीं? एफिशिएंसी का मतलब खाली पैसे से नहीं होता, रिसोर्सेज के बचने से भी है। एफिशिएंसी जब हम बात करते हैं तो पैसे का भी बचना, रिसोर्सेज का भी बचना। एफिशिएंट सिस्टम तो सारी चीजों को सेव कर रहा होगा, पैसे को भी, रिसोर्सेज को भी। तो रिसोर्सेज जो है हमारे पर लिमिटेड है नेचर में, उनकी सेविंग भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी को दर्शाता है। ये करेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, ये भी आंसर नहीं होगा। देयर आर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्या एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी से भी जुड़ी हुई बात है? अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल कंपिटिटिविटी बढ़ रही है, तो भी एफिशिएंसी को बता रहा है। और अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, तो आपको माइक्रो और मैक्रो लेवल पे बेनिफिट मिलेगा। क्या एफिशिएंसी इससे भी जुड़ी हुई है? प्रोडक्टिविटी अगर बढ़िया है, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है, तो भी एफिशिएंट सिस्टम है। इसका मतलब किसी चीज की प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, लिमिटेड रिसोर्सेज में बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी एफिशिएंसी को दर्शाता है, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देगा ये भी। ओके, ये भी करेक्ट आंसर है। तो ले दे के यही बचा डी। ये कह रहा है एफिशिएंसी होने का मतलब है एनर्जी सर्विस का आपको एक्सेस कम हो जाता है। एनर्जी सर्विस जो आपको मिल रही है, एनर्जी को जो आप यूज कर पा रहे हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी का घट जाना। क्या एफिशिएंट होने का मतलब एनर्जी सप्लाई हमको नहीं मिल पाना? ये होता है। एफिशिएंट होने का मतलब है कि आपको एनर्जी ना पहुंचे, ऐसा होता है क्या? हम कह रहे हैं घर में एनर्जी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना है, तो क्या मीटर से बिजली बंद कर दोगे उसको एफिशिएंट कहेंगे? अगर घर में ही आपको बिजली इस्तेमाल करनी है और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, तो उस तरह के बल्ब फैन यूज करो जो कम पावर खाते हो, उसको एफिशिएंट बोला जाएगा। ये एफिशिएंट होगा क्या कि जाके मीटर से लाइट बंद कर दो पूरे घर की? एनर्जी एक्सेस ही कम हो जाना, क्या ये एफिशिएंसी का प्रतीक होता है? नहीं। एफिशिएंसी का मतलब तो होता है आपको कॉस्ट बचे, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज बचे, प्रोडक्टिविटी, वो भी एफिशिएंसी जुड़ी हुई बात है। तो एनर्जी सर्विस के एक्सेस को कट कर देना या कम हो जाना, ये एफिशिएंसी नहीं बताता। एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिजली की सप्लाई काट दी जाए, ये होता है कि भाई बिजली तो चाहिए, पर घर में जो वेस्टेज हो रही है, गोल वाले पीले बल्ब की बजाय एलईडी लगा लो, एनर्जी का वेस्टेज ना करो, ऐसे फालतू में लाइट्स लाके ना छोड़ दी हो, जितना यूज है उतना करना एफिशिएंट तरीके से। तो एफिशिएंसी एक जनरल टर्म है, हर कोई इसका आंसर कर सकता था। इस क्वेश्चन में गलती नहीं होती, इसमें गलती नहीं होती। ये तो अपने से भी रीड कर रहे हो तो देखो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। एफिशिएंट सिस्टम सबको पता है एफिशिएंसी क्या मतलब है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे निकोलस स्टर्न, इन्होंने अपनी एक एनालिसिस दी थी 2006 में, बड़ी चर्चा हुई थी इसकी। अब 2006 की एनालिसिस, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की चर्चा जो होती है ना, इसके कई सारे एस्पेक्ट मैंने आपको बताए हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के मैंने कई सारे आपको एस्पेक्ट बताए हैं। इकोनॉमिक लॉसेस भी इसकी वजह से दुनिया में हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ ज्यादा आ रही है, सूखा पड़ रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, कई जगह लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं, तो इकोनॉमी का भी बहुत लॉस है, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ने दुनिया में अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, खेती बाड़ी को भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट आया है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से दुनिया की इकोनॉमी पर भी एक इंपैक्ट पड़ा है। तो क्लाइमेट चेंज को इकोनॉमी से कनेक्ट करके एक थ्योरी दी थी कि इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर भी क्या है। इन दोनों को जोड़कर जो थ्योरी आई थी कि क्लाइमेट चेंज को इकोनॉमी से जोड़ के हम चर्चा करते हैं, वो इसी का थ्योरी था, निकोलस स्टर्न का, कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ने इकोनॉमी के ऊपर भी जो इंपैक्ट डाला है, जो प्रभाव डाला है, दुनिया की इकोनॉमी भी इससे कैसे प्रभावित हो रही है, ये निकोलस स्टर्न की थ्योरी थी। निकोलस स्टर्न की थ्योरी 2006 में। अब तो नॉर्मली हर जगह चर्चा होती है कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज दुनिया को बड़े तौर पे प्रभावित कर रहा है, इकोनॉमी को भी नुकसान कर रहा है, बाढ़ आ रही, सूखा पड़ रहा है, खेती बाड़ी में फर्क पड़ रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, साइक्लोन जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो नुकसान है इकोनॉमी का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहे हैं। एनर्जी इंटेंसिटी को इनमें से कौन कौन फैक्टर प्रभावित करते हैं?
बस हमें इसी पे ध्यान देना है। एनर्जी इंटेंसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर, एनर्जी इंटेंसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर, एनर्जी इंटेंसिटी जो मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसको डीमेटेरियलाइजेशन कर दिया जाए, मटेरियल को कम कर दिया जाए, एनर्जी इंटेंसिटी प्रभावित होगी कि नहीं। इन जनरल बात कर रहा है कि मान लो एनर्जी, कहीं पर हम कोई मटेरियल को यूज करके कोई एनर्जी वगैरह बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अगर मटेरियल कम कर दिया जाए, डीमेटेरियलाइजेशन कर दिया जाए, तो जो एनर्जी इंटेंसिटी है उस पर फर्क पड़ेगा या नहीं। एग्जाम्पल, कोई मशीन मान लो दिमाग में, कोई मशीन, कोई इंजन मान लो, तो जो भी मटेरियल हम उसको दे रहे हैं, अगर मटेरियल कम हो जाएगा तो एनर्जी इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। फ्यूल यूज इंटेंसिटी एनर्जी को अफेक्ट करती है कि नहीं? एग्जाम्पल, गाड़ियां, इंजन, फ्यूल यूज इंटेंसिटी एनर्जी इंटेंसिटी को प्रभावित करेगी कि नहीं? सबकी फ्यूल यूज करने की क्षमता, इंटेंसिटी अलग अलग है, उससे एनर्जी पर इंपैक्ट आता है, बिल्कुल आएगा। रिसाइकलिंग एनर्जी इंटेंसिटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कोई चीज रिसाइकल ज्यादा होगी, कम होगी, अलग अलग तरह का मटेरियल, रिसाइकलिंग एबिलिटी भी अलग अलग, तो तीनों ही आंसर होंगे, तीनों 1 2 3 ऑल करेक्ट। एनर्जी इंटेंसिटी तीनों पे अफेक्ट, तीनों से अफेक्ट होगी, 1 2 3 ऑल करेक्ट। और ये कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, गाड़ी, इन जनरल पूछा है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहा, इन जनरल एनर्जी इंटेंसिटी इन तीनों से प्रभावित होगी। सॉरी। ये तो बता लोगे सभी लोग। सरफेस रॉक अर्थ के ऊपर ठंडी है, पर जमीन में नीचे की तरफ जितना जाते जाएं टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ अर्थ सरफेस ठंडी है और नीचे की तरफ जाते जाएं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये कौन सी एनर्जी में पढ़ा था आपने? ऊपर सरफेस ठंडा, नीचे की तरफ सरफेस गर्म, तो कौन सी एनर्जी में पढ़ा था कि हीट को यूज करके हम पावर जनरेट कर लेते हैं। और अर्थ की बात कर रहा है, अर्थ के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कोई भी गलत नहीं करना भाई इसको, ये पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन है। ऊपर अर्थ ठंडी, नीचे गर्म, और अर्थ के लिए टर्म भी क्या यूज करेंगे इसमें, और वो एनर्जी इसमें भी पढ़ते हो, जियोथर्मल, जियोथर्मल, करेक्ट है। अब कुछ भी तो नहीं है इसमें, इससे आसान क्या पूछेगा? बस लैंग्वेज देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है, पूछा गया है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। द फॉर्मेशन ऑफ ए माउंटेन चेन बाय द कंप्रेशन ऑफ रॉक इज नोन एज ओरोजेनी। रॉक बिटवीन टू एक्सट्रीम इज कॉल्ड मीजोक्रेटिक। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बेसिकली, और इतना डिटेल में सिविल्स वगैरह में पढ़ते हैं, यहां जरूरत नहीं है, पूछ ईएसी में रहा है। इतना डिटेल में सिविल्स वगैरह के मतलब का है, वो भी मेंस के लिए जब पढ़ाया जाता है रॉक के बारे में, यहाँ ईएससी में नहीं पूछना चाहिए था, पर फिर भी हम देखें बना पा रहे हैं कि नहीं। नॉट करेक्ट बताना है हमें, इनकरेक्ट। सेडिमेंट्स, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ पता हो ना पता हो, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ है। माउंटेन फॉर्म होते हैं कंप्रेशन वगैरह के द्वारा। ओरोजेनी वर्ड तो मैंने नहीं यूज किया था, पर माउंटेन, हिमालय कैसे बना है वो बताया था। क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो फॉसिल फ्यूल वगैरह बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं। सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। सेडिमेंट्री रॉक वगैरह जो है उसको क्ले प्लेट नहीं कहते, उसका नाम होता है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा बोलते हैं या उसको बेड बोलते हैं, बेड। स्ट्रेटा वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, क्ले प्लेट नहीं। तो सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन हॉरिजॉन्टल लेयर। सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाते हैं, हजारों साल में फॉसिल फ्यूल वगैरह बनता है, तो सेडिमेंट का डिपोजिशन हॉरिजॉन्टल लेयर में, उसको क्ले प्लेट नहीं, इसको स्ट्रेटा कहते हैं, स्ट्रेटा या बेड बोलते हैं उसको। तो सी वाला जो है वो गलत है। और एक अच्छी बात क्या है, जब हमें इनकरेक्ट पता लग गया, इसका मतलब बाकी तीनों हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और नॉलेज बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब माउंटेन चेन कंप्रेशन जो बनता है उसको ओरोजेनी कहते हैं। दो एक्सट्रीम रॉक बिटवीन टू एक्सट्रीम मेसोक्रेटिक कही जाती है, मतलब बाकी तीनों हमें जानकारी दे रहे हैं। पार्टिकल डिपॉजिट एज सेडिमेंट, रॉक में चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है ना, सेडिमेंट ही जमा होके सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं। पर ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सिविल्स वगैरह के लेवल का है, नहीं भी करते काम चल जाता। पर जो सेडिमेंट वाला है वो स्ट्रेटा वर्ड होता है, उसके लिए टफ माना जाएगा, आसान क्वेश्चन नहीं है।
हैमॉक एक्टिविटी क्या होती है? प्रोजेक्ट में कई बार हम दो एंड टाइम डिसाइड कर देते हैं, दो एंड टाइम, कि प्रोजेक्ट हमें लग रहा है इस टाइम पे कंप्लीट हो गया, और एक दूसरा टाइमलाइन और भी दे देते हैं, दो एंड टाइम जहां पर लिए जाते हैं। हैमॉक एक्टिविटी होती है प्रोजेक्ट में जब हम दो टाइमलाइन डिसाइड कर देते हैं कि प्रोजेक्ट इस दिन खत्म हो जाए या थोड़ा मार्जिन लेके इस दिन खत्म हो जाए, उसको हैमॉक कहते हैं। प्रोजेक्ट में दो एंड टाइम जहां पर लिए जाते हैं कि या तो इस दिन खत्म हो जाएगा या थोड़ा मार्जिन थोड़ा डिले होगा तो इस दिन हो जाएगा। तो हैमॉक एक्टिविटी इट ड्राइव इट्स नेम बिकॉज इट स्पैन ओवर ए सेगमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये बात सही है, हैमॉक का जो नाम आया इट स्पैन ओवर सेगमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, वो बेसिकली टाइम को लेकर ही है। तो पहला तो सही है, वन होना है, बाकी हटाओ, इसमें वन होना है तो ये गया, ये गया, ये गया। टू क्या कह रहा है? द हैमॉक एक्टिविटी ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड आफ्टर द नेटवर्क प्लान इज नॉट ड्रॉन। नेटवर्क प्लान इज नॉट ड्रॉन, नॉट ड्रॉन क्यों? इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। हैमॉक एक्टिविटी ड्यूरेशन का पता तब चलेगा जब नेटवर्क प्लान को ड्रॉ नहीं करेंगे। अरे ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा? ये तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा बात का। हैमॉक एक्टिविटी ड्यूरेशन को डिटरमाइन तब कर पाएंगे जब नेटवर्क प्लान ड्रॉ ना किया गया हो, ना किया गया हो कि जब प्लान ड्रॉ किया हो तब बता पाओगे। नहीं ड्रॉ करने के बाद कैसे बताओगे भाई? ड्रॉ करके तो बताओगे, तो ये सेकंड तो होना नहीं है। फिर वो जानबूझ के नॉट लिखा है उसने। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट पढ़े हो क्या इस तरह का? भाई कोई चीज ड्रॉ होगी, प्लॉट होगी तब तो पता चलेगा। ये कह रहा है हैमॉक एक्टिविटी की ड्यूरेशन डिटरमाइन हो जाएगी जब नेटवर्क प्लान ड्रॉ ना किया गया हो, तो गलत है स्टेटमेंट। ड्रॉ होगा तब पता चलेगा, तो टू भी नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन कितना भी गंदा पूछे, थोड़ा सा दिमाग सोचें कि भाई जानबूझ के नॉट लिख रहा है वर्ड, और समझ आ रहा है कि ये तो नहीं बनेगा, पर अभी भी उससे बात बनेगी नहीं। टू को हटा भी दोगे तो भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, अभी भी और दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। Hammock activity are frequently used to identify the use of fixed resource or cost over a segment of the project। ये लाइन तो पहले वाले स्टेटमेंट की है, सेगमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट तो पहले स्टेटमेंट की लाइन है, ये भी सही है। जब वो सही है तो ये भी सही है। ओवर सेगमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब टाइम लाइन जो है उसी पर डिफाइंड है। हैमॉक एक्टिविटी फ्रिक्वेंटली यूज टू आइडेंटिफाई, ये हमें फिक्स रिसोर्स और कोर्स बताता है जो एक टाइम लिमिट में जो जो लगना है प्रोजेक्ट सेगमेंट में। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा इसका, बी होना चाहिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मस्ट बी डिले टू बिगिन, और गलत। तो ये बेसिकली दो एंड टाइम पर डिफाइन होता है कि प्रोजेक्ट एंड करना है, दो एंड टाइम लिए जाते हैं इसमें हैमॉक एक्टिविटी। तो एलिमिनेशन से बनता तो बनता, नहीं तो नहीं बनता। ये हैमॉक वर्ड का मीनिंग पता होता। रिस्क रिस्पॉन्स ये बता लोगे, रिस्क हैजार्ड ये सब डिफाइन किए हुए हैं, वही क्वेश्चन है ये वाला बता लोगे, रिस्क की डेफिनेशन अगर पता है। हमें पूछा क्या गया पहले समझ लो। रिस्क रिस्पॉन्स को कम करने के तरीके, कम किससे होगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी फॉर रिड्यूसिंग रिस्क। रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट में रिस्क को कम करने के क्या तरीके हमारे पास? रिस्क कैसे कम होगा? कौन सी चीज इसमें रिस्क को कम करेगी? कौन सी चीज रिस्क को कम करेगी? किसी घटना के होने के चांस को कम करना। कोई घटना घट सकती है, पहले से प्लान करना कि कैसे उसके होने की संभावना को घटा सके। रिड्यूस द लाइकलीहुड दैट द इवेंट विल अकर। ऐसा कोई इवेंट जो प्रॉब्लम कर सकता हो और हमें अंदाजा है कर सकता है, तो रिस्क में कम करने में हम क्या करते हैं? जहां ये अनुमान है कि ये प्रॉब्लम कर सकता है, उसके होने की संभावना को घटा देना। कहीं पेट्रोल रखा है और बगल में कहीं कपड़े की चीज रखी है, तो ये संभावना है कि वहां आग लगने का खतरा है, तो पहले से ही उस संभावना को हटा दें, पेट्रोल को कहीं और रख दें या कपड़े को हटा के कहीं और रख दो। तो लाइकलीहुड, किसी इवेंट के घटने की संभावना को पहले ही कम कर देना। ये बात सही है गलत? कहीं पे बहुत आंधी तूफान आने का खतरा है, बोर्ड या होर्डिंग लगे हुए हैं, टूट के किसी के ऊपर गिर पड़ेगा, तो हटा दिया जाए उस एरिया से। तो किसी इवेंट के होने की संभावना
जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है उसको कम कर दें, इसको तो नहीं कम हटा सकते, 1 तो होना ही है। अब पूरा क्यों दिमाग लगाएं, पहले देख लें कुछ एलिमिनेट हुआ है। 1 होना है तो ये गया और ये गया, 1 पक्का होना है तो 2 चले गए। अब अगले पे दिमाग लगाएंगे, एक लाइन में फालतू क्यों पढ़े अगर हमारा पहले क्वेश्चन बन जा रहा है तो। रिड्यूस द इम्पैक्ट दैट द एडवर्स इवेंट वुड हैव ऑन द प्रोजेक्ट। कोई एडवर्स इवेंट वुड हैव, कोई एडवर्स इवेंट उसका प्रभाव प्रोजेक्ट पर जो हो सकता है उसको कम करना। reduce the impact that the adverse event would have on the project। कोई एडवर्स इवेंट प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता हो उस प्रभाव को कम करना। कोई एडवर्स इवेंट होने के कारण प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता हो उसके प्रभाव को कम कर देना। तो घटना के होने के चांस को कम करना या घटना से होने वाले इंपैक्ट को कम करना, ये भी तो रिस्क को घटा रहा है। उसके इंपैक्ट को कम कर दे, ये भी घटा रहा है, इसको भी आप मना नहीं कर सकते। सेकंड भी होगा कि इसको कैसे काटोगे, तो क्लियर कट बात कह रहा है, इसको भी काट थोड़ी सकते हैं आंसर को। तो यही बनेगा 1 और 2, 2 ही ऑप्ट करने थे, 2 ही ऑप्ट करना था, तो बाकी दिमाग क्यों लगाना। ये पढ़ाया हुआ है, सेफ्टी वाले में भी पढ़ाया हुआ है। प्रोजेक्ट में कई बार क्रिटिकल मोमेंट आते हैं, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें एक्स्ट्रा टाइम असाइन करना पड़ता है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, बफर टाइम देना पड़ता है। तो स्ट्रेटजी एक्स्ट्रा टाइम असाइन करना पड़ता है प्रोजेक्ट में। कभी कभी क्रिटिकल स्टेजेस आ जाती हैं, क्रिटिकल मोमेंट्स आ जाते हैं, इनको बोलते हैं बफर। तो बफर हमें ऐड करना पड़ता है, बताया हुआ है, बोलो जरा। strategy is to assign extra time at critical moment in the project, buffers are added to। एक एक करके बताओ, फर्स्ट वाला होगा कि नहीं। फर्स्ट वाला लगाएं कि नहीं लगाएं। बहुत छोटी सी बात पर टिका हुआ है। मैंने बार बार जब आपको रिस्क हजार जैसा पढ़ाया था तो बार बार रिपीट की थी, एक लाइन 50 बार रिपीट की थी, उसी में आंसर छुपा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं लेक्चर्स बहुत जरूरी हैं। कॉपी की हर लाइन आप लिख नहीं सकते, लेक्चर की हर लाइन लिख नहीं सकते हो, लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। हर लाइन थोड़ी कॉपी कर पाओगे जितना टीचर बोलेगा। कभी कोई एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जहां कोई रिस्क ना हो, एक्टिविटीज विद नो रिस्क। नो रिस्क का मतलब तो जीरो रिस्क। कभी कोई भी एक्टिविटी, कभी कोई आइडियल सिस्टम हो सकता है क्या जहां कोई रिस्क ही इन्वॉल्व ना हो। एक्टिविटीज विद नो रिस्क, ये कभी होगा, कभी पॉसिबल है। आगे की तो बात ही छोड़ दो, हम और एनालिसिस करें और चर्चा करें, पहले तो मेरा इसी पे फोकस है, एक्टिविटीज विद नो रिस्क। ये तो हो ही नहीं सकता कभी ऐसा, तो पहला तो नहीं होगा, पहला नहीं लगाना हमको। एक्टिविटीज विद नो रिस्क का मतलब नहीं है। तो द स्ट्रेटजी इज टू असाइन एक्स्ट्रा टाइम एट क्रिटिकल मोमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, बफर आर एडेड टू एक्टिविटीज विद नो रिस्क। पहला तो होना ही नहीं है, पहला नहीं होना उतने से ही बन गया, 1 नहीं होना इतने से ही बन गया, 2 3 4, 2 3 एंड 4। पर बाकी लाइनें भी पढ़ लेनी चाहिए एक बार, क्या जानकारी दे रहा है हमें। तो एक्स्ट्रा टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट में असाइन किया जाता है मर्ज एक्टिविटी दैट आर प्रोन टू डिले ड्यू टू 1 or more activity being late, non critical activity to reduce the likelihood, activities that require scarce resource to ensure that resource available when needed। बस पहला वाला जो है वो गलत, बाकी तीनों सही, 2 3 एंड 4। Which one of the following does not yield an optimum schedule? कौन इसमें से ऑप्टिमम शेड्यूल नहीं देगा। However, it is capable of yielding a good schedule for very difficult networks। बहुत डिफिकल्ट नेटवर्क में अच्छा सॉल्यूशन, गुड यील्ड तो हमें मिलती है, पर ऑप्टिमम शेड्यूल नहीं देता। ये किसकी बात हो रही है। Which one of the following does not always yield, हमेशा ऑप्टिमम शेड्यूल नहीं देगा, always। Which one of the following does not always yield an optimum schedule, जबकि गुड शेड्यूल दे देगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में भी। देखो एल्गोरिदम तो प्री डिफाइंड है, एल्गोरिदम तो ऑप्टिमम शेड्यूल देता है हमें, ऑप्टिमम वर्ड तो लिखा ही है, ऑप्टिमम भी आंसर नहीं हो सकता।
तो एल्गोरिदम और ऑप्टिमम ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। एल्गोरिदम तो आपको जो प्री डिटरमिन्ड वही चीज आपको निकाल के दे रहा है, पहले से प्लान किया है आपने। तो कौन हमेशा ऑप्टिमम शेड्यूल नहीं देगा? ए और बी तो नहीं होंगे, बी में तो ऑप्टिमम लिख ही रहा है, तो वो तो आंसर नहीं हो सकता भाई। ऑप्टिमम वाला तो ऑप्टिमम शेड्यूल ही देगा, ये कह रहा है ऑप्टिमम शेड्यूल नहीं देगा, वो बताओ। ऑप्टिमम वाला तो ऑप्टिमम शेड्यूल ही देगा, तो बी थोड़ी टिक करोगे। नॉट ऑलवेज यील्ड ऑप्टिमम शेड्यूल, ऑप्टिमम वाला तो ऑप्टिमम शेड्यूल ही देगा, ये नॉट पूछ रहा है, तो ए और बी नहीं हो सकता। ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। गुड सॉल्यूशन देता है, गुड शेड्यूल देता है, पर हमेशा ऑप्टिमम देगा ऐसा जरूरी नहीं है। गुड शेड्यूल देगा पर हमेशा ही हमेशा ऑप्टिमम शेड्यूल दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका फुल फॉर्म पढ़ाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सीसीपीएम 50-50 एस्टिमेट भी कहते हैं। स्टूडेंट सिंड्रोम, सेल्फ प्रोटेक्शन, कम्युनिटी प्ले, फ्री टाइम अवेलेबल। सीसीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सीसीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये बताया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताया भी हुआ है। सीसीपीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, केवल फुल फॉर्म पूछा गया है। हाँ, ये सवाल बताओ, ये ठीक क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन ग्राफ में प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को अगर हम कम कर दें तो उससे क्या चीज में रिडक्शन आ जाता है? प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन ग्राफ में, प्रोजेक्ट में दो चीजें हैं ना, टाइम और कॉस्ट। प्रोजेक्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम है और कॉस्ट है। टाइम है और कॉस्ट है। वो ये कह रहा है यदि हम रिडक्शन कर दें ड्यूरेशन में, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में अगर कमी कर दें, मतलब कम टाइम में प्रोजेक्ट को कम करें, कंप्लीट करें, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन अगर कम कर दें तो इसमें से क्या चीज कम हो जाएगी? कौन सी कॉस्ट में कमी आ जाएगी? अच्छा, एक चीज और बताओ, टोटल कॉस्ट जब हम लिखते हैं तो टोटल कॉस्ट में दो ही तरह की तो कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आरोहन की एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट दिया और नया बैच शुरू करना था, एग्जाम आने वाला था, तो मैंने कहा इस बिल्डिंग को दिसंबर में पूरा करने वाले थे, दिसंबर से पहले दिवाली में ही पूरा कर दो, हम बैच पहले शुरू कर लेंगे। दिसंबर की डेडलाइन थी और मैंने कहा भाई खर्चा थोड़ा ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, पर टाइम कम कर दो, दिसंबर की बजाय आप अक्टूबर में रेडी कर दो। तो हमने टाइम कम कर दिया कि नहीं? टाइम कम कर दिया। अब मुझे ये बताओ, दिसंबर की डेडलाइन को अक्टूबर में ही पूरा करना है तो मुझे बिल्डिंग पे खर्चा बढ़ गया होगा, डायरेक्ट खर्चा, सीधा खर्चा जो बिल्डिंग बनवाने में लग रहा है, जो सीधी सीधी कॉस्ट बिल्डिंग को बनवाने में आई, वो खर्चा जो दिसंबर तक मुझे करना था वो पहले हो गया, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अगर टाइम घटाना है, जैसे क्रैश प्रोजेक्ट में भी होता है, टाइम से पहले अगर पूरा करना है तो डायरेक्ट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, पर बैच हमारा पूरा हो शुरू होने से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो एडमिशन है या जो बाकी बेनिफिट्स हैं, धीरे धीरे हम उसको कवर कर लेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री प्रोजेक्ट को पहले अगर पूरा कर लेती हैं तो एक बार शुरू में डायरेक्ट कॉस्ट तो बढ़ जाती है, पर इनडायरेक्ट तरीके से जो बेनिफिट होंगे वो कवर कर लेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें कमी आ जाएगी। सीधे सीधे कॉस्ट बढ़ रही है बिल्डिंग को बनाने में मान लो, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है घूम फिर के बाकी जो खर्चे हैं उनमें जैसे मान लो कहीं मैं रेंटल पे कर रहा था, कहीं और मैं इंस्टीट्यूट चला रहा था, वहां रेंट जा रहा था, तो बिल्डिंग अगर 2-3 महीने पहले पूरी हो जाएगी तो मुझे वो रेंट कम देना पड़ेगा। या बहुत ट्रेवल करके आना पड़ता था, बहुत दूर मैं रेंट पे कहीं बिल्डिंग चला रहा था, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ रहा था, ठीक, तो वो सब में कमी आ जाएगी। वहां किचन भी नहीं थी, नाश्ता पानी भी बाहर से मंगाना पड़ता था, और इस बिल्डिंग में हम किचन विचन का प्रोविजन भी लेकर चल रहे हैं। तो जो हमारे फैले हुए खर्चे थे, इनडायरेक्ट कंपनी को चलाने में खर्चे आ रहे थे, अगर बिल्डिंग पहले पूरी हो जाएगी वो खर्चे कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से हम कवर कर लेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट घट जाती है, सीधे सीधी कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोजेक्ट को पहले पूरा करने में, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो बाकी खर्चे हैं कंपनी के वो कम हो जा रहे हैं। एक ही जगह सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में कमी आ जाएगी। पी आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, ये पढ़ाया भी हुआ है, ये पढ़ाया भी हुआ है, आसान क्वेश्चन भी है, क्लास में बताया हुआ है इसके बारे में। सभी बता लेंगे? ओके।
तो थोड़े समय के लिए आपको लग सकता है पैसा ज्यादा लग गया, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मिला के देखोगे तो कहीं आपको फायदे भी हो रहे होंगे। ये सेम क्वेश्चन रिपीट है, देखो। एक कटायन और एक अनायन अगर आयनिक क्रिस्टल से मिसिंग है, इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? पढ़ चुके हो पहले, सेम क्वेश्चन रिपीट है। सॉरी, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है। एक कटायन एक अनायन अगर आयनिक क्रिस्टल से एब्सेंट है, ऐसे डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, पढ़ चुके हैं। बाकी ये सब मटेरियल साइंस न्यूमेरिकल है, ये मतलब का नहीं है हमारे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया है। हालांकि सीडीएमए वगैरह में स्प्रेड स्पेक्ट्रम मैंने चर्चा की भी है, सीडीएमए वगैरह में बता रखा है, पर इसी वालों के लिए ज्यादा आसान है ये। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या होता है इस टेक्निक में? फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में सीडीएमए वगैरह पढ़ाया तो वहां थोड़ी चर्चा हमने की थी इस पर। मैकेनिकल सिविल के लिए टफ है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक होती है जो मल्टीपल नेटवर्क को एग्जिस्ट करना अलाउ करती है। एक साथ मल्टीपल नेटवर्क को एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम एरिया में, सेम एरिया में मल्टीपल नेटवर्क एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक होती है जिसमें ये होता है कि मल्टीपल नेटवर्क एक ही एरिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग। ये कैसे हो पाता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी होपिंग करके, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होपिंग करके, यही आंसर है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मतलब यही होता है, सेम एरिया में मल्टीपल नेटवर्क एक साथ काम कर सकते हैं। कैसे हो पाता है? होपिंग सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी होपिंग सीक्वेंस बदलकर। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट करेक्ट, आईसीटी में पढ़ाया हुआ है। क्वांटम कंप्यूटिंग तो स्पीड और डाटा हैंडल करना, जो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी होगा उससे भी कहीं ज्यादा एबिलिटी होगी इसके अंदर। क्वांटम कंप्यूटिंग जब रियल टीम बन जाएगी, रियल में जब आ जाएगा, तो सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर हो उससे भी ज्यादा स्पीड इसकी होगी और डाटा हैंडल भी बहुत ज्यादा कर सकता होगा, इतनी क्षमता होगी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग मोर पावरफुल होगा। क्यूबिट का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट पे काम करती है, ये तो सही है। हमें पूछा है सही नहीं बताओ, जो नहीं सही हो। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत पावरफुल फंक्शन कर पाएगा, क्यूबिट वगैरह का इस्तेमाल इनमें होगा, ये तो करेक्ट है। क्यूबिट हमने बताया भी है। क्वांटम बिट्स, नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स पे काम करता है, ये क्यूबिट पे काम करता है। एज इट इज क्लास की लाइन है, पढ़ाया हुआ है। क्वांटम ऑपरेशंस आर वेल एडेप्टेड टू डिस्क्राइब डिस्क्रीट स्टेट चेंजेस, इनिशियल फाइनल, ये सब काम कर पाएगा, पूरी क्षमता है इसके पास। क्वांटम कंप्यूटेशन इंटेंगलमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एंड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटर रजिस्टर कैन यील्ड ओनली अ स्मॉल वैल्यूज, बकवासबाजी। जब मैं कह रहा हूं इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है तो स्मॉल सेट ऑफ वैल्यू को यील्ड इसमें हो पाएगी, बकवास। ये स्मॉल वर्ड जो है कोई मतलब नहीं, इसकी क्षमता सबसे ज्यादा है, मैं कह रहा हूं। अभी तक इससे ऊपर की लिमिट कोई आई नहीं। क्वांटम कंप्यूटेशन सपोर्ट नहीं करेगा एंटेंगलमेंट को, सारी चीजों को सपोर्ट करेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं, सबसे कंप्लीट सिस्टम होंगे ये। तो क्वांटम कंप्यूटेशन सपोर्ट नहीं करेगा। और स्मॉल यील्ड वाली बात ये गलत है, स्मॉल यील्ड वाली बात, इसकी क्षमता डाटा हैंडल करने की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ क्वांटम फिनोमेना सच एज सुपरपोजिशन, वर्ड यूज किया था मैंने, बताया था मैंने एक वर्ड, सुपरपोजिशन। नॉर्मल कंप्यूटर बिट पे काम करता है, ये क्यूबिट पे काम करता है। क्यूबिट का मतलब मैंने बताया था, नॉर्मल कंप्यूटर में 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। एक बार में एक ही स्टेट हो सकती है, या तो 0 या तो 1। नॉर्मल कंप्यूटर में, नॉर्मल कंप्यूटर में या तो 0 या तो 1, यहां पर दोनों एक साथ हो सकता है सुपरपोजिशन कराकर। एक ही साथ जो 0-1 बिट है वो एक साथ दोनों पॉसिबल भी हो सकते हैं, उसको क्यूबिट कहते हैं, क्यूबिट कहते हैं। और ये कैसे हो पाता है? सुपरपोजिशन के द्वारा। यही वर्ड मैंने यूज किया था, कॉपी में लिखवाया भी है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सिविल सर्विसेज में क्या आया था? क्वांटम कंप्यूटिंग किसका इस्तेमाल करता है?
क्यूबिट, बिट की जगह क्यूबिट वर्ड यूज करते हैं यहां पर। कौन सी डिवाइस है जो इररेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स देता है टाइम का, उसे क्या कहते हैं? बता लोगे ये तो सबने पढ़ रखा है, कोई भी ब्रांच हो सब बता लेंगे। इररेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम का जहां मिल रहा है उसे क्या कहेंगे? इररेगुलर तो बोल ही रहा है, इररेगुलर जब बोल रहा है तो सिंक्रोनस तो नहीं हो सकता। इररेगुलर जब कह रहा है तो सिंक्रोनस तो नहीं हो सकता ना भाई टाइम में। सिंक्रोनस वाला तो रेगुलर होगा, टाइम के हिसाब से मैच कर रहा होगा, टाइम पे सिंक कर रहा होगा। तो ये सिंक्रोनस तो हो नहीं सकता। इररेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल मतलब वर्ड ही कह रहा है असिंक्रोनस। टाइम बेसिस पे सिंक्रोनस असिंक्रोनस ग्राफ पढ़ते हैं सभी लोग, तो सिंक्रोनस तो टाइम के साथ सिंक कर रहा है, वो तो नहीं हो सकता। उल्टा स्टेटमेंट असिंक्रोनस। कौन सी टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो आपका विंडो है या iOS वाला है, तो कौन सी टेबल यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए सेम टाइम पर? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी टेबल का यूज करता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट सेम टाइम पे जानकारी रखने के लिए? अब ये लोग जो वेबसाइट की जानकारी रखते हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, वही से बता पाएंगे इस तरह क्वेश्चन। ये कंप्यूटर साइंस का ही तो क्वेश्चन है, इसमें सिविल मैकेनिकल वाला क्या करेगा? इसमें आईसीटी भी क्या है? ये पूछ तो रहा है बेसिकली कंप्यूटर का क्वेश्चन। सब कुछ थोड़ी पढ़ लोगे यार। अब पूरी कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाए आईसीटी में तब बात बनेगी, तो मत करते, छोड़ देते इसको। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसको, कौन सी टेबल यूज करता है डाटा को ट्रैक करने के लिए, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को? इसको डिवाइस स्टेटस टेबल कहते हैं, पर ना ही करते तब भी ठीक था। अब कंप्यूटर पता हो तो अलग बात है, कंप्यूटर नहीं पता तो ना ही करो, छोड़ दो। सब कुछ नहीं हो सकता, पूछने को कुछ भी पूछ दे रहा है भाई। लगी है ना आईसीटी क्या है उसके अंदर। अब ये आईसीटी में न्यूमेरिकल पूछ रहा है, टीवी पिक्सल वगैरह के बारे में या मोबाइल पिक्सल इसके बारे में न्यूमेरिकल कौन बता पाएगा? ये छोड़ो, इसे एब्सर्ड क्वेश्चन दे देगा। जीएस में न्यूमेरिकल पूछ रहा है, वो भी टेक्निकल सब्जेक्ट वाले, और वो भी ईसी और कंप्यूटर वाले, कौन बता पाएगा? कुछ सिर पैर तो हो। तो इसका मतलब वो चाह रहा है कट ऑफ नीचे आ जाए, वो खुद चाह रहा है कट ऑफ नीचे आ जाए। जो कट ऑफ नीचे लाना चाह रहा है तो क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो फालतू में? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है, ये पढ़ रखे हो। वर्ल्ड वाइड वेब, वेब 2.0, वेब 3.0 सब पढ़ रखे हो। इंटरनेट आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या काम है इंटरनेट आर्किटेक्चर का? इंटरनेट आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? 1 2 3 बताओ। It allow someone to propose a new protocol to be included in the architecture। इतने सारे प्रोटोकॉल आपने पढ़े हैं, सब एक दिन में तो नहीं आ गए होंगे। कि नए नए प्रोटोकॉल आते गए, ऐड होते चले गए, एक दिन में तो नहीं हुआ। नए नए फीचर, नए नए प्रोटोकॉल आते जा रहे हैं। तो इंटरनेट आर्किटेक्चर ये सुविधा देता है कि नए प्रोटोकॉल को भी ऐड किया जा सकता है। इतने सारे प्रोटोकॉल सब एक साथ नहीं आ गए होंगे, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। नए प्रोटोकॉल को लाने के लिए भी स्कोप है, यहाँ पर होता ही है, नए नए प्रोटोकॉल आते ही रहते हैं। सिक्योरिटी फीचर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कई सारे प्रोटोकॉल तो आते ही जाते हैं। थर्ड को नहीं हटा सकते, थर्ड होना ही है, थर्ड होना ही है, तो फिर ये गया। It defines a common method for exchanging packets data among a wide collection of network। ये बात भी सही है। इंटरनेट आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कॉमन मेथड डाटा एक्सचेंज के लिए, पैकेट एक्सचेंज के लिए, वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स के अमंग। ये भी ठीक है। सेकंड भी होगा, सेकंड भी होगा, तो ये गया। प्रोग्रामर्स को फ्रीडम मिलता है टू डिफाइन न्यू चैनल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन वर्ड ना समझ आए तो एप्लीकेशन। प्रोग्रामर के पास ये फ्रीडम होता है नए एप्लीकेशंस वगैरह दैट रन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल। ये बात भी सही है। प्रोग्रामर्स के पास यहाँ फ्रीडम होता है टू डिफाइन न्यू एप्लीकेशंस दैट रन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल। ये बात सही है, ऑल होगा इसका, ऑल 3। इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं कह रहा कि जो निगेटिव जा रहा हो या जिसको हम काट सकें। जनरल बातें ही लिखी हैं।
नेटवर्क में फेल्योर के लिए क्या क्या कारण है? नेटवर्क फेल कर जाते हैं, क्या क्या कारण है? बिट एरर टिपिकली आ जाते हैं क्योंकि बाहरी फोर्सेस जैसे लाइटनिंग अगर गिर जाए, केबल टूट जाए, पावर फ्लक्चुएशन हो जाए, माइक्रोवेव ओवन या इंटरफेरेंस किसी प्रकार का आ जाए तो बिट एरर आ ही जाएगा। सही गलत? नेटवर्क फेल कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मान लो मैं जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर केबल ही आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक, तो बिट एरर आ जाते हैं अगर कोई बाहरी फोर्स थंडर लाइटनिंग हो जाए, पावर फ्लक्चुएट कर जाए। थंडर लाइटनिंग को नहीं भी सोच रहे हो, पावर फ्लक्चुएशन तो ऐसा कर सकता है, एरर ला सकता है। या इंटरफेरेंस, अगर ये भी नहीं समझ आ रहा हो तो इंटरफेरेंस सिग्नल में अगर आ गई तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो नेटवर्क को फेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। या चाहो तो दिमाग में मोबाइल टावर को रख लो एग्जाम्पल के तौर पे। पहला तो होना ही होना है, पहला होना है तो फिर ये गया, एक एलिमिनेट हो गया। अब आगे दिमाग लगाएं। One of the main difficulty in dealing with lost packet, lost data is distinguish between a packet that is indeed lost and one that is merely late in arriving at the destination. The failure can be caused by software that crash. अच्छा, ये भी फेलियर का कारण है कि नहीं? सॉफ्टवेयर क्रैश अगर कर जाएगा तो भी प्रॉब्लम, तो भी है कि प्रॉब्लम नहीं, पावर फेल कर जाएगी तो भी, ये तो पहले वाले से भी कनेक्ट हो रहा है, तो थर्ड को भी नहीं हटा सकते। द फेल्योर कैन बी कॉज बाई सॉफ्टवेयर, इसको भी नहीं हटा सकते। सेकेंड वाले को इसके बाद देखते हैं। थर्ड भी होना है, थर्ड भी होना है तो फिर बन गया इतने से ही। थर्ड भी होना है तो 1 2 3 बन गया। सेकेंड वाला लंबा स्टेटमेंट है, 2 3 बार रीड करना पड़ रहा है, तो पहले थर्ड को रीड कर लें। तो थर्ड तो खुद ही कह रहा है सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा या पावर फेल कर जाएगी तो भी एरर आ जाएगा, तो ये तो होगा ही होगा, सीधी सीधी बात है। तो एलिमिनेशन से बन गया। कई क्वेश्चन एलिमिनेशन से बन सकते हैं, सिर्फ काम है पेशेंस लूज ना करें। ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा समय देकर 2 बार 3 बार रीड कर लें और सारे ऑप्शन पे नजर गड़ाएं। एक भी स्टेटमेंट पकड़ में आ गया तो काफी क्लोज पहुंच जाएंगे आंसर के। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन वैल्यूज, पर यूपीपीएससी एई में 2-4 क्वेश्चन भी मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं आएंगे, ये मत सोच लेना, ये मत दिमाग में रख लेना कि सारे क्वेश्चन सिंगल लाइनर होंगे। 2-4 मल्टीपल स्टेटमेंट बिल्कुल हो सकते हैं। जितना आप दिमाग लगा रहे हो कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं देगा, 2-4 क्वेश्चन दे सकता है, वो इतना नहीं फर्क पड़ता उनको, कहीं से भी क्वेश्चन बनाते हैं। बस ये कि पेपर एब्सर्ड पूछेगा तो कट ऑफ नीचे आएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा। पेपर आपके कंट्रोल में नहीं कैसा बनाने वाले हैं वो, बस आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं मैक्सिमम पढ़ लीजिए। ये तो भाई तुम्हारे कॉपी की लाइन है, चारों की चारों लाइन, और दूसरे ही पेज में लिखा हुआ है। एथिक्स के नोट्स उठाओगे, पहले दूसरे पेज पे लिखाया हुआ है वैल्यूज, वही क्वेश्चन है सीधा सीधा। हिंट विंट भी नहीं दे रहा हूं, बताओ, खुद ही बताओ आंसर क्या होगा। ह्यूमन वैल्यूज के बारे में नॉट करेक्ट। ह्यूमन वैल्यूज के बारे में क्या सही नहीं है? वैल्यूज एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जो सही गलत की पहचान हमको देता है, बिल्कुल सही। वैल्यू प्रोवाइड अस विद अ यूनिक पर्सनल एंड मोरल टेम्पलेट, सबकॉन्शियसली हम इसको यूज करते हैं, लोगों के इंटेंशन और एक्शन की भी समझ हमको बताता है। वैल्यू सर्व द एज इट इज, कॉपी में यही लिखवाया हुआ, मतलब लैंग्वेज भी यही है, कोई एक भी इधर उधर नहीं है। वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। वैल्यू एथिक्स की तरह नहीं है, वैल्यूज ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। स्किल ठीक है, एक रूम में आपने 100 ड्राइवरों को ट्रेंड कर दिया ट्रेनिंग देकर, स्किल ऑब्जेक्टिव चीज है, 100 के 100 ड्राइवर को गाड़ी चलाना आ जाएगा। स्किल ऑब्जेक्टिव है कि इतने लोगों को एक साथ स्किल ट्रेनिंग हमने दे दी, पर अंदर आपके वैल्यू होगा कि नहीं, वैल्यू सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग। तो वैल्यू पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, किसी व्यक्ति की अंतरात्मा कुछ कह रही है, किसी की कुछ और कह रही है, तो यहाँ सब्जेक्टिव वर्ड होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं। स्किल ट्रेनिंग के द्वारा सबको दिया जा सकता है, सब लोगों को वो चीज सीख जाएंगे, उनको आ जाएगा, तो डी नहीं होगा इसका आंसर।
ठीक है, विकास उन लोगों को फर्क पड़े या नहीं पड़े, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कट ऑफ क्लियर करने के लिए जितना पेपर जरूरी है उतने आसान क्वेश्चन तुमको पेपर में मिलेंगे। 2-4 गंदे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन गंदे आ जाएं, उसके चक्कर में पेपर सिलेक्शन होना नहीं रुकेगा। अगर तुम नेगेटिव कंट्रोल कर लोगे, ज्यादा तुक्के ना लगाना, और जितना आता है उतना ही पेपर में ढूंढ के कर लो, यही कलाकारी है इसमें। वो पेपर जैसा मर्जी बना ले, ऐसा नहीं होगा कि 50% पेपर भी नहीं बने। तो पूरे पेपर में इतने क्वेश्चन होंगे जो तुम बना पाओ, बजाय कि टेढ़े क्वेश्चन पे उलझ जाओ, जो कभी नहीं सुना उसको भी अटेम्प्ट करने लग जाओ लोगों के कहने पर। उतना पेपर जरूर होगा जो तुम कर सकते हो, 50% 60% जो भी आ जाए। अननेसेसरी तुक्के मत लगाना, क्योंकि बहुत दुख होगा तुम्हें जब बाद में पता चलेगा कट ऑफ कम चली गई और मैंने 5 नेगेटिव तुक्के फालतू मार दिए थे जो पता भी नहीं थे लोगों के कहने में कि ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तब चांस रहेगा। ज्यादा अटेम्प्ट का मतलब तुक्का लगा दोगे पर पूरा का पूरा। जितना आता है उतना करो, तुक्का भी उसमें लगाना जहां 80% तक लग रहा हो सही है आंसर, तब रिस्क लेना। जहां लग रहा है नहीं सुना कभी, उनको मत करना। इतना भी कंट्रोल कर लोगे कट ऑफ निकल जाएगी। उतने क्वेश्चन जरूर, ये पेपर मान लो ईएस के पेपर हैं, कितना भी गंदा पेपर बनाया हो पर उतने काम के क्वेश्चन कुछ जरूर मिल जा रहे हैं जो सुने हुए पढ़े हुए बन रहे हैं। और मैं हर क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये नहीं ये छोड़ने वाला था, ये करने वाला था। तुम्हारे सामने हर क्वेश्चन पे बोला है मैंने कि ये करने वाला था, छोड़ने वाला था। अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्या कराई जाए? बिल्कुल उंगली पकड़ के तो सिखाया जा रहा है भाई ये करना है, ये छोड़ना है। तो इतनी प्रैक्टिस से आपको एग्जाम में समझ आ जाएगा किनको नहीं करना। जिसके बारे में कोई सिर पैर नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, क्यों अटेम्प्ट करोगे? अब सबसे गंदा पेपर ईएस का बनता है और उसमें भी हम ढूंढ ढूंढ के बता दे रहे हैं भाई ये कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ने के उद्देश्य क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स हमें पढ़ना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य है? ठीक, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ने का उद्देश्य बताइए, क्यों हमें प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना है? फॉर्मिंग कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के बेसिस पे हमारा एक ओपिनियन बन पाता है, फैक्ट्स बेसिस पर हमारा एक ओपिनियन, एक व्यू पॉइंट जनरेट हो पाता है। एक जनरल चीजों के बियॉन्ड भी हम सोच पाते हैं, किसी सिचुएशन को सोचने में हमारी जो सोच है उसका दायरा बढ़ जाता है। मतलब सर्चिंग बियॉन्ड ऑब्वियस थिंग एंड बीइंग रिसेप्टिव टू क्रिएटिव सॉल्यूशन। प्रोफेशनल एथिक्स एक हमें यह भी समझ देता है, एक मैच्योरिटी देता है कि हमारे सोचने का दायरा एक आम सोच के मुकाबले हम ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, और कोई नए आइडिया, कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन अगर आ रहा है उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। प्रोफेशनल पर्सन कोई नया सॉल्यूशन, कोई नया क्रिएटिव आइडिया आ रहा है उसके लिए हम रिसेप्टिव हैं। रिसेप्टिव मतलब हम तैयार हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमारी सोच का दायरा भी बढ़ जाता है, इसीलिए कहते हैं ना प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं। मान लो कोई बहुत खतरनाक सर्जरी करनी है जो पहले नहीं हुई, तो डॉक्टर सर्जन के लिए आसान होगा वो निर्णय कर पाना उनके लेवल पर। ठीक, एक नया डॉक्टर होगा वो शायद उतनी जल्दी नहीं सोच पाए। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड में उनकी सोच का दायरा ऊपर बढ़ जाता है। ठीक, एक आम मान लो मशवरा हो रहा है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, और कुछ लोग जिनको जनरल जानकारी है प्रॉपर्टी के बारे में वो लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं और एक वकील सॉल्यूशन दे रहा है। वकील आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा भी सॉल्यूशन दे सकता है जो किसी ने सोचा भी ना हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो एक्सपर्ट है, उसने पढ़ाई करी है उस चीज की। तो सर्चिंग बियॉन्ड ऑब्वियस थिंग, एक आम सोच के परे इनकी सोच होती है, कई बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और क्रिएटिव आइडिया अगर कोई आए, कोई अच्छा सॉल्यूशन आए, तो ये उसके लिए रिसेप्टिव भी होने चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स हमें ये भी सिखाता है कि वो चीज सीखो, कहीं से कुछ मिल रहा है नया तो उसको सोचो, अपने में उसको धारण कर लो। तो ये भी बात सही है, प्रोफेशनल एथिक्स हमें दोनों चीजें दे रहा है। कंप्रहेंडिंग, एसेसिंग डिफरेंट व्यूज, अलग अलग व्यू को एनालिसिस करने की समझ भी हमको देता है। कई सारे अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग व्यूज हैं, उनको एनालाइज भी कर सकते हैं अगर हमें प्रोफेशन के ऊपर जानकारी है। तो प्रोफेशनल एथिक्स हमें यह भी समझ देता है कि अलग अलग व्यूज को हम असेसमेंट कर पाए, मिला पाए, काट छांट करके जो चीज एक्सेप्ट करनी है एक्सेप्ट कर लें। तो 1 2 3 तीनों ठीक है ये। अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। भाई प्रोफेशनल एथिक्स आपको आपका ओपिनियन जनरेट करने में मदद देता है, आपकी समझ को बेहतर करता है, नए आइडिया को एक्सेप्ट भी आप करें,
अलग अलग व्यू पॉइंट को सम्मान करें, असेसमेंट करें, जो काम की चीजें हैं वो ले लें। इसमें कैसे काटोगे किसी पॉइंट को? 1 2 3 ऑल करेक्ट। बस वही है कि इंग्लिश की भाषा समझ में आए, जो लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज समझ में आए। यहां तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक लाइन को, ये भी पढ़ाया हुआ है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या सही नहीं है, नॉट बताना है, नॉट। जो डेफिनेशन पढ़ा रखी है उन्हीं पे क्वेश्चन है। नोशंस और बिलीफ अबाउट मैनर्स, नोशन और बिलीफ अबाउट मैनर, टेस्ट, कस्टम, ये मोरलिटी के एग्जाम्पल हैं। सही गलत ये सब मोरलिटी के उदाहरण है, नैतिकता के उदाहरण है। नोशन या बिलीफ मान्यताएं, आपका मैनर, टेस्ट, कस्टम, ये मोरलिटी के उदाहरण है। सही गलत मोरलिटी में एग्जाम्पल बताए हैं मैंने या नहीं? अरे बोलो कुछ, हाँ ना यार। अरविंद कुमार कह रहे हैं यस। जरा कॉपी खोल के देखना, मोरलिटी में एग्जाम्पल लिखवाया मैंने ये सब, मोरल वैल्यूज, मोरलिटी, उनमें ये उदाहरण की बात की है मैंने कॉपी में। जरा देखना ओपन करके। मोरलिटी इंडिविजुअल अप्रोच पे बात हो रही है, कस्टम सामाजिक चीज है। गलत, नॉट करेक्ट में पहला वाला ही है। मोरलिटी इज मोर जनरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, वेयर एज एथिक्स इज स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव। हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो पहला वाला करेक्ट नहीं है। मोरलिटी इज मोर जनरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, यहां पे भी घुमाया देखो इसने, कस्टम एंड ट्रेडिशन। पर एथिक्स के बारे में कह रहा है, ये एथिक्स वाले से स्टेटमेंट पकड़ में आ रहा है, वेयर एथिक्स इज स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव। मोरलिटी थ्रस्ट ऑन जजमेंट एंड पनिशमेंट, ये बात तो ठीक है। मोरलिटी थ्रस्ट ऑन जजमेंट एंड पनिशमेंट इन द नेम ऑफ गॉड और बाय लॉज, जबकि एथिक्स इज एन इन्फ्लुएंस एजुकेशन ट्रेनिंग थ्रू कोड गाइडलाइंस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये तो होता ही है। मोरलिटी लॉ या गॉड के नाम पर जजमेंट या पनिशमेंट, जबकि एथिक्स क्या कहता है, इसके कोड बने हुए हैं, गाइडलाइंस बनी हुई है, सोसाइटीज ने बना रखी है, ये तो डेफिनेशन ही एथिक्स की। सी तो गलत नहीं हो सकता। मोरलिटी इज मोर कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग एक्शन when done, whereas ethics is with the result of right action when not done, ये बात भी ठीक है। अब इसमें ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है इसमें गड़बड़ाया है इसने। मोरलिटी थ्रस्ट ऑन जजमेंट एंड पनिशमेंट, ये सेकंड वाला, मोरलिटी इज मोर जनरल प्रेस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, whereas ethics is specific and descriptive। अब ये जो दोनों में इसने वर्ड लिख दिया है, जैसे यहां पर इसने वर्ड लिख दिया, ये मोरलिटी में टेस्ट वर्ड, इसको पिक कर लें चाहे तो हम इस वर्ड से पिक कर लें। टेस्ट जो है मोरलिटी का एग्जाम्पल, इसका तो कोई लेना देना नहीं मोरलिटी से। बाकी वर्ड अगर मिक्स हो भी रहे हैं दोनों में, तो टेस्ट वर्ड मोरलिटी से कनेक्ट हो रहा है, इससे हम पिक कर सकते हैं आंसर। भाई कोई भी शब्द गलत निकल गया तो वो बेकार हो गई बात, वो गलत हो गया स्टेटमेंट। टेस्ट वर्ड मोरलिटी से कनेक्ट हो रहा है, इससे आंसर आ गया, क्योंकि दो ए और बी बड़े क्लोज बना दिए इसने स्टेटमेंट। वर्क एथिक्स, कौन सी बात उससे नहीं जुड़ी? वर्क एथिक्स, काम काज आप कर रहे हैं, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है रिसोर्सेस का वेस्टेज ना करें, प्रोडक्टिव तरीके से काम होना चाहिए। आपकी ही जॉब लगेगी कल को, तो वर्क एथिक्स क्या होने चाहिए आपके अंदर भी? आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपके वर्क एथिक्स क्या होने चाहिए? जो काम आप करें वो इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना किया जाए। ये नहीं कि ऑफिस की चीज है तो घर ले आ रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सेफ्टी एंड प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं गीजर ऑन करके छोड़ दिया, वॉशरूम गए, या कोई चीज फर्श पे गिरा दी ऐसे ही पड़ा है, या किसी का जानकारी लीक कर दे रहे हैं, या बातें इधर की उधर कर रहे हैं, ये वर्क एथिक्स में नहीं आता। किसी को डिफेम कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, किसी की जानकारी यहां से वहां कर रहे हैं, ये वर्क एथिक्स में नहीं आता। तो सेफ्टी एंड प्राइवेसी वर्क एथिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव वे में काम करें, ये भी वर्क एथिक्स का पार्ट है। हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना, ये भी वर्क एथिक्स में आता है। हेल्थ, हाइजीन, वर्क प्लेस पर इन चीजों को मेंटेन करना, ये भी। कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्क एथिक्स का हिस्सा नहीं है। इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, प्राइवेसी, हेल्थ, हाइजीन ध्यान रखना, ये सब वर्क एथिक्स का पार्ट है, क्योंकि आपके साथ साथ और भी लोग काम कर रहे हैं।
आपके साथ साथ और भी लोग काम कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज है, इससे अलग जा रही है बात। सी आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविक वर्च्यू, civic virtue as indispensable for a self-governing administration? Which one of the following is not included in the category of civic virtue as indispensable for a self-governing administration? Self-reliance, self-assertion, self-restraint. खुद पे संयम होना, खुद पे निर्भरता होना, सेल्फ असर्शन, ये तीनों ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बाकी खुद पे संयम, सेल्फ निर्भरता, सेल्फ असर्शन, तीनों बात ठीक है। ए नहीं होगा इसमें, सेल्फ गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है ये वाला ए। स्पिरिचुअलिटी, वर्क प्लेस में स्पिरिचुअलिटी प्रमोट होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें इससे संबंधित हैं? वर्क प्लेस में स्पिरिचुअलिटी प्रमोशन से रिलेटेड कौन सी बात है? स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म की बात हो रही है। स्पिरिचुअलिटी इज प्रमोटेड इन द वर्क प्लेस। किन चीजों को फॉलो करके हम ऐसा कर सकते हैं? वर्बली रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल एज ह्यूमन एंड रिकॉग्नाइज देयर वैल्यूज इन ऑल डिसीजन एंड एक्शन। खुद के लिए सम्मान चाहते हैं तो अपने साथ के लोगों का भी सम्मान करें। सही है गलत? वो लोग कोई निर्णय कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, उनको कोई काम अच्छा हो रहा है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो वर्बली बातचीत जो भी हमारी हो, हमारे इंडिविजुअल वगैरह जो भी वहां काम कर रहे हैं, उनके एक्शन या काम के लिए या व्यवहार पे सम्मान लेना है तो सम्मान देना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। तो ये स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। ह्यूमन की वैल्यू करना स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको तो नहीं मना कर सकते। वर्बली रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल एज ह्यूमन एंड रिकॉग्नाइज देयर वैल्यू इन ऑल डिसीजन एक्शन, वन होना ही है। वन होना है तो ये गया और ये गया, दो चले गए। वन होना ही है तो फिर ये गया। अब 1 2 3 वन के होते ही और इन दोनों के एलिमिनेट होते ही 1 2 3 तो दोनों में है, 1 2 3 दोनों में है। अब 4 नंबर से क्लियर होगा आंसर होगा कि नहीं? 4 नंबर से क्लियर होगा आंसर होगा कि नहीं? 1 2 3 तो होना ही है। 2 क्या कह रहा है? सपोर्ट कॉजेस आउटसाइड द बिजनेस, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ पोटेंशियल, मेडिटेशन वगैरह करना, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ पोटेंशियल को पहचानना, सेल्फ पोटेंशियल को पहचानना मेडिटेटिव एक्ट के द्वारा, अपने सेल्फ पोटेंशियल को पहचानना मेडिटेटिव एक्ट के द्वारा। वर्क प्लेस की जब बात हो रही है तो ये आपका इंडिविजुअल अप्रोच है। मेडिटेटिव एक्ट आपका ये इंडिविजुअल अप्रोच है, वर्क प्लेस पे थोड़ी ये करने लगेंगे। स्पिरिचुअलिटी को वर्क प्लेस पे प्रमोट करने के लिए क्या होना चाहिए? लोगों का सम्मान, सपोर्ट, ये सब बात ठीक है, पर ये आपका इंडिविजुअल है, अपने घर पे बैठ के मेडिटेशन करेंगे। वर्क प्लेस पे स्पिरिचुअलिटी को जोड़कर इसका मतलब नहीं है। अपने खुद के पोटेंशियल को पहचानना, मेडिटेटिव एक्ट करना, वो इंडिविजुअल लेवल पे घर पे करेंगे, यहाँ नहीं। ठीक। अब वर्क प्लेस पे स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना, आपका व्यवहार वर्क प्लेस पे लोगों से कैसा है, वर्क प्लेस पे आपका व्यवहार लोगों से कैसा है, सपोर्ट कैसा है, वो सब बातें सही है, पर ये इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने घर पे करेंगे, वर्क प्लेस से जुड़ी बात ये नहीं है। 4 नंबर हालांकि क्लोज स्टेटमेंट दिया है कि आप सोचोगे सर मेडिटेशन को कैसे काट सकते हैं, मेडिटेटिव एक्ट तो होना चाहिए, उससे हम अपने पोटेंशियल को समझ पाते हैं। सही स्टेटमेंट है कि अपने सेल्फ पोटेंशियल को पहचानना मेडिटेटिव एक्ट करके, स्टेटमेंट सही भी लिखा है ये, पर अब एक ही बात से ये उलझ रहा है कि वर्क प्लेस पर थोड़ी ये काम होगा। वर्क प्लेस पे प्रमोशन स्पिरिचुअलिटी कैसे होगा? वर्क प्लेस पे प्रमोट करने की जब बात आएगी उस बेसिस पे हम इसको डिनाई कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर ये काम नहीं होगा। यूपीएससी ने भी इसी को सोच के आंसर बनाया होगा, क्योंकि यूपीएससी ने 1 2 3 दिया, यूपीएससी ने इसका आंसर 1 2 3 दिया, क्योंकि इसी बेसिस पे उन्होंने इसको कट किया होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे आप ये करिए और वर्क प्लेस पे नहीं। उसी को देख के इन्होंने इसको 4 को नहीं कंसीडर किया आंसर में। नॉर्मेटिव सेंस ऑफ इंजीनियरिंग बता रखा है भाई, नॉर्मेटिव वाले में क्या नहीं होगा, और नॉट वाले क्वेश्चन से फायदा ये होता है कि बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, उससे हमें टॉपिक की जानकारी और मिल जाती है।
नॉट वाला जब क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब बाकी 3 सही है, उससे हमें जानकारी मिल जा रही है। Normative sense of engineering ethics does not include नॉट करेक्ट बताना है हमें। तो नोइंग मोरल वैल्यूज, फाइंडिंग एक्यूरेट सॉल्यूशन, ये जनरेटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व द डिलेमा, ये आंसर होगा। नॉर्मेटिव क्या कहता है? नॉर्मेटिव कहता है क्या होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या है उससे नहीं मतलब है, क्या होना चाहिए उस पर फोकस है। तो जनरेटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व द डिलेमा, ये आंसर होगा बी। कैरल गिलिगन की थ्योरी कोलबर्ग से कैसे अलग है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैरल गिलिगन की थ्योरी कोलबर्ग से किस तरह से अलग है? कैरल गिलिगन की थ्योरी कोलबर्ग से किस तरह सेपरेट है, किस तरह अलग है? मोर ऑफ केयरिंग, किस पे फोकस था? केयर पे। कोलबर्ग का फोकस था जस्टिस पे, गिलिगन का फोकस था केयर पे। कोलबर्ग का फोकस जस्टिस पे और गिलिगन का फोकस केयरिंग पे। ड्यूटी एथिक्स से सीधे सीधे कौन नहीं जुड़ा है? पिछले क्वेश्चन में मैचिंग में भी आया था। ड्यूटी एथिक्स से सीधे सीधे कनेक्ट नहीं। जॉन लॉकी को राइट एथिक्स पे ध्यान रखना है, राइट एथिक्स। जॉन लॉकी जब भी आए राइट एथिक्स पे ध्यान रखें। इमानुएल कांट वगैरह ड्यूटी एथिक्स, तो राइट एथिक्स जॉन लॉकी। ड्यूटी एथिक्स इमानुएल कांट, राइट एथिक्स जॉन लॉकी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो होता है, इसमें से क्या क्या चीज ली जाती है? ऑटो इंडस्ट्री रिलेटेड ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस मेजर क्या क्या होगा बोलो?
क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? फ्यूल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पर किलोग्राम कॉस्ट पर किलोमीटर पर किलोग्राम कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ राइड कैसी है ये इंपॉर्टेंट है, एमिशन क्या क्या आ रहा है गाड़ी से, चारों इंपॉर्टेंट है। पारुल कह रहा है बोर्ड इज नॉट क्लियर, क्लियर तो आ रहा है यहाँ, बोर्ड तो क्लियर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अभी देखो पारुल, रिफ्रेश करो स्क्रीन को। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या टर्म सही है? फ्यूल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ राइड, एमिशन, चारों बातें सही है। ऑल फोर। इसमें कौन सी टर्म का क्या मतलब है? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का क्या मतलब है, मार्जिनल और नेग्लिजिबल, किस टर्म का क्या मीनिंग है? प्रीवियस वाले का आंसर बताया तो चारों सही है, सुनते नहीं हो ध्यान से क्या यार? प्रीवियस वाला बोला तो 1 2 3 4 चारों होंगे। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है सबसे ज्यादा नुकसान करना, बर्बाद कर देना। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है बर्बाद, बिल्कुल खत्म कर देना चीज को। तो कैटास्ट्रॉफिक मतलब रिजल्ट इन डेथ और टोटल लॉस। कैटास्ट्रॉफिक, डिजास्टर में भी ये वर्ड पढ़ते हो। कैटास्ट्रॉफ का मतलब है डेथ या टोटल लॉस। क्रिटिकल का मतलब है बस डेथ के एक स्टेज पहले, कि हालत बहुत खराब है, नुकसान है अच्छा खासा, हालत बहुत खराब है, जो क्रिटिकल कहेंगे। तो क्रिटिकल का मतलब सीवियर इंजरी या मेजर डैमेज। सीवियर इंजरी या मेजर डैमेज पर संभावना है बचने की, डेथ से पहले वाली स्टेज मान लो। तो क्रिटिकल का मतलब रिजल्ट इन सीवियर इंजरी या मेजर सिस्टम चेंज। इन दो से ही हो जाएगा वैसे तो। पी का 3, क्यू का 4, 34 नंबर। 34 नंबर देखो कहां लिखा है, ये रहा 34 नंबर। नेग्लिजिबल जहां कोई नुकसान नहीं है, नेग्लिजिबल मतलब जहां कोई लॉस नहीं। तो 34 21। ये पहले ही बताया हुआ है क्वेश्चन। 6 सिग्मा हमें एक्यूरेसी देता है कितने परसेंट की, बता चुके हैं पहले। 6 सिग्मा हमें एक्यूरेसी देता है कितने परसेंट की? 6 सिग्मा गिव्स अ प्रिसीजन ऑफ 99.9997%। 3 4 क्वेश्चन इस पेपर में 6 सिग्मा पे आए थे। ये बताओ, डे 1 से बोल रहा हूँ 6 सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, 4 क्वेश्चन इसी पेपर में आ गए थे। 6 सिग्मा के बारे में क्या क्या बात सही है इसमें? 6 सिग्मा के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है? इट इज ए methodology for structured, process oriented and systematic quality improvement. It provides a systematic approach for quality and process in involvement improvement rather than being just a collection of tools. It is a rigorous, data-driven decision-making approach to analyze the root cause of problems. तीनों सही है। 6 सिग्मा के बारे में तीनों लाइन सही है, 1 2 3 ऑल करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन फिर 6 सिग्मा वाला ही है। 6 सिग्मा लेवल इंक्रीज करता है, उसका क्या मतलब है? 6 सिग्मा का लेवल बढ़ा है, इसका मतलब क्वालिटी क्या है, अच्छी या बुरी? सिग्मा लेवल बढ़ना मतलब क्वालिटी अच्छी या खराब?
सिग्मा लेवल बढ़ना मतलब क्वालिटी इंप्रूव होना। तो सिग्मा लेवल बढ़ने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और पुअर क्वालिटी की कॉस्ट जो है वो डाउन होगी। सिग्मा लेवल बढ़ने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और पुअर क्वालिटी कॉस्ट जो है वो नीचे चली जाएगी। सिक्स सिग्मा इसके बारे में सही, बताओ क्या क्या होगा तीनों में से। सिक्स सिग्मा मोटरोला का दिया हुआ कंसेप्ट है, 1 मिलियन में 3.4 डिफेक्ट, इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं, ये भी सही है। सिग्मा इज एक्सपेक्टेड टू कंपेयर एक्सपेक्टेड आउटकम वर्सेस फेलियर इन अ पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। 1 2 3 ऑल करेक्ट। 4 क्वेश्चन आ गए देखो सिक्स सिग्मा के एक ही पेपर में। ये सब ड्राइंग के क्वेश्चन है। ड्राइंग है, मैथमेटिक्स है। Which one of the following is not an objective of महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में सही नहीं है, नॉट बताना है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उसके बारे में नॉट करेक्ट। भाई महिलाएं खेतीबाड़ी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाए, उनको सपोर्ट मिल पाए, यही पर्पस होगा। तो क्रिएट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिले, महिलाएं अपनी आजीविका चला पाए खेतीबाड़ी से भी, उसमें उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये तो होगा ही होगा। फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिल पाए, ये भी इसका टारगेट होगा। इनपुट एंड सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट अदर एजेंसी, उनके बेनिफिट मिल पाए, महिलाओं तक सुविधाएं पहुंच पाए सरकार की, तीनों सही है। वुमेन एजुकेशन के लिए है ये नहीं, वुमेन एजुकेशन वाला नहीं है ये, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए। वुमेन एजुकेट द रूरल फॉक एंड इंप्रूव लिविंग कंडीशन, एजुकेशन रूरल फॉक वाला नहीं है ये, एग्रीकल्चर वगैरह में सपोर्ट के लिए है, डी नहीं होगा। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में क्या बात सही है? हर घर में नल से साफ पानी आए, ये जल जीवन मिशन है, पढ़ा रखा है। जीके करंट अफेयर में भी पढ़े हुए हो, सैनिटेशन वाले में भी पढ़े हुए हो। जल जीवन मिशन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? 2024 तक हमें इसको पूरा करना है, हर घर को साफ पानी नल से मिले, हर घर को साफ पानी नल से मिले, 2024 तक इसको पूरा करना है। 4 तो होना ही है, एज इट इज लिखवाया हुआ है, 4 होना है तो ये गया। 2024 तक हर घर को साफ पानी नल से मिले, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय का प्रोग्राम है। जन भागीदारी को भी इंश्योर किया जाए बाय इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है, ये बात भी सही है। थर्ड भी सही होगा, थर्ड सही होगा तो फिर ये डी गया, थर्ड भी होना है। इट सीक्स टू इंश्योर ईज ऑफ लिविंग, जिससे गांव में इसको शुरू करने का रीजन ये भी है कि गांव में हाइजीन वगैरह की स्थिति सुधरेगी, हेल्थ थोड़ी इंप्रूव होगी लोगों की, पानी से होने वाली बीमारियों से बचेंगे, वन को भी नहीं काट सकते, पानी वानी से होने वाली बीमारियों से बचेंगे तो वन को भी नहीं काट सकते। इसका मतलब 3, 4 और 1 ये तो होना ही है। अब 2 वाला डिसाइड करेगा आंसर क्या होगा क्या नहीं, 2 जो है वो डिसाइड करेगा। इट एम्स टू एस्टैब्लिश वाटर टैंक इन गुड नंबर विद द स्लोगन
हर घर जल, इसका स्लोगन जो है हर घर जल है। जल जीवन मिशन का जो स्लोगन है हर घर जल, इसका स्लोगन है क्या है? तो इसका एम है इस्टेब्लिश करना वाटर टैंक गुड नंबर्स में विद द स्लोगन हर घर जल। अब इसमें वाटर टैंक इस्टेब्लिश तो कर रहे हैं, हर घर में नल का कनेक्शन भी दिया गया, नल का कनेक्शन भी होना जरूरी है। हमारे हिसाब से चारों सही होने चाहिए। सेकंड वाला यूपीएससी ने आंसर में नहीं माना है पर गलत किया है इन्होंने, सेकंड वाला भी होना चाहिए। वाटर टैंक वगैरह गांव में बने हैं, हर घर नल से पानी आए, सेकंड वाला भी बहुत क्लोज है और इतना इतना चल जाता है, हल्का सा एक आध वर्ड का वेरिएशन चल जाता है। तो ये चारों ही होने चाहिए। यूपीएससी ने इसका आंसर गलत दिया, उसने 2 को नहीं माना, यूपीएससी ने 2 को नहीं माना था। मेरे हिसाब से चारों ही होना चाहिए। और इतना क्लोज स्टेटमेंट देगा तो फिर वो गड़बड़ी होगा मामला। बुक का क्वेश्चन आया कौन सा सही नहीं है? ग्रेट सर्कल जो है रुमान आलम की किताब नहीं है। ग्रेट सर्कल मार्गरेट करके कुछ नाम है उनकी है, ये सेप्स्टिड, मैगी सेप्स्टिड की बुक है ग्रेट सर्कल, रुमान आलम नहीं। नॉट करेक्ट पूछा गया। पंडोरा पेपर क्या होते हैं? दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जिनका डाटा, पंडोरा पेपर्स जो है दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी बाहर इन्वेस्टमेंट है, बाहर पैसा लगाए हुए हैं, ब्लैक मनी को ठिकाने लगाए हैं, उन लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीक्ड पेपर्स। लगभग 12 मिलियन डॉक्यूमेंट हैं जो हिडन वेल्थ, मनी लॉन्ड्रिंग, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके डाटा है इसमें। इंडिया का भी कई लोगों का नाम आया इसमें पंडोरा पेपर्स में। पंडोरा पेपर वो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग 12 मिलियन डॉक्यूमेंट, जो दुनिया भर के बहुत अमीर पावरफुल लोगों का डाटा इसमें, किन लोगों ने अपनी संपत्ति कहाँ छुपा रखी है, ब्लैक मनी का क्या कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट है टैक्स बचाने के लिए। पंडोरा पेपर में लगभग 12 मिलियन लीक डॉक्यूमेंट्स, इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोग नाम है इसमें, उसको पंडोरा पेपर कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें कौन सा पर्सन किस चीज से जुड़े हैं? वी शांता जाने माने कैंसर एक्सपर्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कुछ समय पहले डेथ हो गई इनकी। तो वी शांता किससे जुड़ी रही? ये इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट, पी का 4, 4231। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट तो है नहीं, पर्सन का नाम पूछा गया है। 4231। जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से भारत के किस एरिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? केरल, चंडीगढ़। जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस केरल, चंडीगढ़। करंट का क्वेश्चन है। इंडिया की तरफ से स्पेस टूरिस्ट संतोष कुलांगरा कुछ टाइम पहले गए थे स्पेस में, संतोष कुलांगरा गए कुछ टाइम पहले। डेलिसा डेविस ये ट्रक ड्राइवर है, लेडी है और ट्रक ड्राइवर है। डेलिसा डेविस लेडी है और ट्रक ड्राइवर है, ये सही है। सवाल पूछा है ये लोगों में, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। अनवी भूटानी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन में अध्यक्षा बनी है। अनवी भूटानी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन में प्रेसिडेंट। डेलिसा डेविस ट्रक ड्राइवर हैं केरल की। मेघा राजगोपालन, पुलित्जर प्राइज मिला है इनको। पुलित्जर प्राइज मिलता है जर्नलिज्म के लिए, पुलित्जर प्राइज मिलता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो स्टेटमेंट ये भी सही है।
ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन ये भी सही है, डेलिसा डेविस ट्रक ड्राइवर ये भी सही है, बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट जज, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। केवल इसमें गड़बड़ कहां पर की है, पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है, ये फीचर राइटिंग जो वर्ड है ना इसी में ट्रैप है। अब इतना क्लोज कौन बता पाएगा, इतना क्लोज स्टेटमेंट अगर देंगे तो कौन बता पाएगा। खुद को आंसर करना नहीं है ना, उनको उठा के कहीं से पेस्ट कर दो, खुद को आंसर करना नहीं है, बिल्कुल ही क्लोज स्टेटमेंट दे दिया। और टेक्निकल स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए आसान थोड़ी है बता पाना। अनवी भूटानी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन, डेलिसा डेविस ट्रक ड्राइवर, बेला त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट जज, सब कुछ सही है। पर ये मेघा राजगोपाल जो लिखा है, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है इनको, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब जर्नलिज्म में भी तो कई कैटेगरी होती है, फोटोग्राफी वगैरह कई सारी होती है। ये कह रहा है फीचर राइटिंग के लिए, इसी में ट्रैप है। आंसर में यूपीएससी ने इसी को लिया है, मेघा राजगोपालन को। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ भांग पी के पेपर बनाते हैं कई लोग, बनाते बनाते नींद आ गई होगी। अरे कोई क्लियर कट दे देते जहां बिल्कुल मैच ना हो रहा होता। जरूरी है उसमें रॉकेट साइंस लगाना, पेपर नहीं बना, तमाशा करते हैं सब, यूपीएससी का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। और लग रहा है बनाने के बाद चेक ही नहीं करते हैं क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। एम्बिग्यूटी नहीं देनी चाहिए ना, क्लियर कट पूछ लो, टफ बनाओ कुछ भी बनाओ, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि खाली तुम्हारे दिमाग में पता है तुम क्या आंसर मान रहे हो। वस्सेनार अरेंजमेंट बता रखा है, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, 4 ग्रुप बताए थे इसके मैंने। एक एनएसजी है, एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एक है वस्सेनार अरेंजमेंट, और एक है एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, पढ़ा रखा है ये। 4 ग्रुप हैं मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम वाले, जिसमें न्यूक्लियर के लिए एनएसजी, केमिकल वेपन के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वस्सेनार है डुअल वेपन्स कन्वेंशनल आर्म्स के लिए, एमटीसीआर मिसाइल के लिए। तो वस्सेनार अरेंजमेंट एलिट क्लब ऑफ कंट्री विच सब्सक्राइब टू आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल, करेक्ट है। डायरेक्ट कॉपी की लाइन है, पढ़ा रखा है ये, जीके एंड करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है। 2 जगह चर्चा, मिसाइल विसाइल के बारे में बताया, तब भी बताया था इसके बारे में। सीधा क्लास की लाइन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। वस्सेनार नीदरलैंड में जगह का नाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीके एंड करंट अफेयर में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ाता हूं मैं, जहां पर इसकी चर्चा की है हमने, पढ़ाया हुआ है ये क्या क्या पैरामीटर लिए जाते हैं इसमें, जीके एंड करंट अफेयर में। अरे सीधे क्लास की कॉपी की लाइन है ये। कोई बिजनेस करना आपकी कंट्री में आसान हो, उसमें कुछ पैरामीटर कंसीडर करता है वर्ल्ड बैंक। उन पैरामीटर के आधार पर तय होता है कि आपकी कंट्री में बिजनेस करना आसान या कठिन। तो आपको इजीली क्रेडिट मिल पाता है कि नहीं, टैक्स पे करने का सिस्टम आपके यहाँ क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिजनेस को मिल पाता है कि नहीं, ये सब 10-12 पैरामीटर लिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपके यहाँ बिजनेस करना आसान है कि कठिन है। उसके बेसिस पे रैंक निकलती है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसका नाम होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीके एंड करंट अफेयर पढ़ोगे सेम चीज पढ़ाई हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता रहा, वर्ल्ड बैंक जारी करता रहा इसको, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक पता कैसे लगाता है, 10-12 पैरामीटर हैं, लोन आसानी से मिलता है कि नहीं, कनेक्शन मिलता है कि नहीं, 10-12 पैरामीटर लिए जाते हैं, पैरामीटर ही पढ़ाए हुए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये पॉइंट नहीं है, एज इट इज आपको मिल जाएंगे सारे वर्ड लिखे हुए नोट्स के अंदर। पंडोरा पेपर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पंडोरा पेपर ही पढ़ाया हुआ है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बोलो भाई, हमें टर्शरी सेक्टर बताना है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। टर्शरी सेक्टर कौन कौन है इसमें, अब कह दोगे टफ क्वेश्चन है, अरे ये भी नहीं बताओगे तो क्या बताओगे, 10 बार बता रखा है 3 सेक्टर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बिल्कुल पहले लेवल पे जो करते हो, खेती बाड़ी, माइनिंग, पत्थर निकालना, ये प्राइमरी है। दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ये सेकेंडरी है। ट्रेडिंग करना, बेचना, सर्विस, ये सब टर्शरी में आता है। मैनेजमेंट टर्शरी है। तो हमें टर्शरी सेक्टर बताने हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी टर्शरी है, सर्विस ये भी टर्शरी है, ये प्राइमरी है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है ये, जब पेपर हो जाएगा कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये नहीं बताया था,
अब मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कहाँ पर पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कॉपी की लाइनें होंगी, एज इट इज क्लास में पढ़ाया होगा, पर कई लोग नोट्स पलटेंगे ही नहीं, देखा ही नहीं होगा एरिया, और जब बाद में पेपर डिस्कस करूंगा बताऊंगा यहाँ लिखा हुआ है, अरे सर हम देख ही नहीं पाए थे, पर उससे पहले ही कह देंगे सर आपने बताया नहीं था। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बता भी रहा हूँ साथ साथ, कॉपी में लिखा है, 10 बार बताया हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी मतलब खेती बाड़ी, माइनिंग, रॉ मटेरियल, ये प्राइमरी में आता है। उसको कन्वर्ट करना किसी प्रोडक्ट में, वो सेकेंडरी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ये सेकेंडरी है। उसको बेचना, मैनेजमेंट, ये सब टर्शियरी में आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या सर्विसेज टर्शियरी का पार्ट है। यही पूछा गया था। टर्शियरी सेक्टर कौन कौन है इकोनॉमी का, 2 और 3। आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ का अनुमान 2021-22 के लिए क्या दिया था? अब कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, पुराना क्वेश्चन है, अभी कोई मतलब नहीं है। 12.5% दिया था। वैसे कोरोना में इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी ना, सब कुछ बंद था, तो जब खुला मार्केट तो उन्होंने कहा कि लगभग 12.5% ग्रोथ आ पाएगी। प्रोजेक्शन था, अनुमान था, जरूरत नहीं है। आंसर वैसे 12.5%। फोर्ड इंडिया कंपनी ने अपनी गाड़ियां बनाना इंडिया में बंद कर दिया। फोर्ड इंडिया चली गई ना, यहां से एग्जिट कर गई, ये बात सही थी। फोर्ड इंडिया ने अपने ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया इंडिया में, करेक्ट। जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड ने सोनी के साथ मर्जर किया, करेक्ट है। सीसीडी जो कंपनी है, कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे जो कंपनी है सीसीडी, उसके ओनर ने उनके सुसाइड कर लिया था। लेक के किनारे उनकी बॉडी पाई गई थी। कंपनी बड़े कर्जे में चली गई थी, बड़ा नुकसान हुआ था कंपनी को। इनकी वाइफ ने कंपनी को संभाला, बड़ा न्यूज में रही, पर उनका नाम यशोदा हेगड़े नहीं है, मालविका हेगड़े है। मालविका हेगड़े, यशोदा हेगड़े नहीं है, थर्ड वाला गलत है। तो सीसीडी के जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनकी वाइफ ने कंपनी को संभाला। यशोदा हेगड़े नाम गलत है, 1 और 2 आंसर सही है। 1 और 2। क्लियर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव लाया, 2023 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब डायबिटीज वगैरह के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। और दुनिया में डायबिटीज वगैरह बढ़ भी बहुत रहा है, लाइफ स्टाइल लोगों का गड़बड़ है, तो मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है, मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब। रागी जैसे शुगर डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्दी होता है, शुगर कंटेंट कम होता है, बहुत सुपर फूड बोला जाता है इनको। तो इंडिया भी अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है मिलेट्स का, दुनिया में प्रमोट भी किया जाए। तो यूनाइटेड नेशन में भी भारत प्रस्ताव लाया कि मिलेट्स को बढ़ावा दिया जाए। तो क्या था इसमें? सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन एनहेंसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। कटाई के बाद ये फसल आसानी से बिके, डोमेस्टिक लेवल पे लोग इसको खरीदें, इस्तेमाल करें, मिलेट्स का बढ़ावा मिले उसको इस्तेमाल में। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, और मिलेट प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग को भी सपोर्ट किया जाए। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में इसको प्रमोट करने के लिए ब्रांडिंग की भी जरूरत है बहुत अच्छा मिलेट्स, पर इसको प्रमोट किया जाए, लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो एक तो जो मिलेट्स ग्रो कर रहे हैं, इसकी कटाई के बाद वैल्यू एडिशन होना चाहिए, किसान को भी सपोर्ट मिले, तभी वो इस चीज को उगाएगा और लोगों तक पहुंचे, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े, और ब्रांडिंग भी की जाए, इसके महत्व फायदे को बताया जाए, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। इंडिया अच्छा खासा प्रोड्यूसर, बड़ा प्रोडक्शन करता है इसका। पहला दूसरा दोनों सही है। मिलेट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, दोनों सही है। मिलेट्स के बारे में बताया था मैंने, इसके बारे में बताया हुआ है, मिलेट्स का क्या बेनिफिट है, ज्योग्राफी वगैरह में भी चर्चा करी है हमने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसमें से किस संस्था का मोटो है? उसके लोगों में भी आपको लिखा दिखेगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका मोटो है? ऑल इंडिया रेडियो का।
ऑल इंडिया रेडियो का लोगो देखोगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उसका मोटो है। एसर्शन रीजन, ये प्रोडक्शन का कोई क्वेश्चन है? ये बताओ, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन ज्यादातर खतरनाक होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए कई प्रकार से। बायोलॉजिकल मतलब लाइफ। ओजोन डिप्लीशन लाइफ को बहुत नुकसान करता है। ओजोन डिप्लीशन आर मोस्टली हार्मफुल to biological system in a variety of ways. Ozone depletion are mostly harmful to biological system in a variety of ways. तो ओजोन डिप्लीशन मोस्टली हार्मफुल होता है लाइफ के लिए कई प्रकार से। ट्रू। ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होल जो होता है, तो अगर ओजोन डिप्लीट कर जाएगी तो यूवी लाइट को फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाएगी। ये बात भी सही है, दोनों को मिलाकर पढ़ो। ओजोन डिप्लीशन हार्मफुल होता है लाइफ के लिए कई प्रकार से, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाला ओजोन होल यूवी लाइट को फिल्टर नहीं कर पाएगा। फिर ओजोन का काम है यूवी को फिल्टर करना, तो ओजोन डिप्लीशन लाइफ को कई प्रकार से नुकसान करेगा, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाला होल यूवी लाइट को रोक नहीं पाएगा, यूवी लाइट पास होने लगेगी, लोगों को नुकसान करने लगेगी। दोनों बातें सही है। ओजोन डिप्लीशन लोगों को नुकसान क्यों कर रहा है? क्योंकि ओजोन डिप्लीशन होगा तो यूवी लाइट फिल्टर नहीं हो पाएगी, नीचे आ जाएगी। अच्छा, मुझे सबसे पहली बात ये बताओ, आप में से जितने लोगों ने 17 से लेके अभी तक के सारे पेपर लगाए, क्या थोड़ा बहुत कुछ फियर कम हुआ है? किस तरह की चीज आएगी, यूपीपीएससी यही कैसा रहेगा, क्या थोड़ा बहुत कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा? 17 से लेके अभी तक के पेपर लगाने में कुछ भी बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? या ये नहीं करने की जरूरत थी आपको लग रहा है? 99 बताना है इसके बाद। देखो 99 क्या कह रहा है? अल्ट्रेशन का मतलब बदलाव, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट में अल्ट्रेशन बदलाव, बायोस्फीयर बाय मैनकाइंड रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट में बदलाव बायोस्फीयर में बड़े लेवल पे दुनिया में बदलाव ले आ रहा है, जैव मंडल में बड़े चेंजेस आ जा रहे हैं। तो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर के बदलने से एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत डिग्रेडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बायोटिक अबायोटिक फैक्टर के बदलने से दुनिया में एनवायरनमेंट के अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक बात है। अरे ये कह रहा हूं मैं, एक मिनट, ये कह रहा हूं ट्रू है, सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा वाला, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है आर द मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकटीकरण, प्रकट करना, प्रकटीकरण, ठीक है। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर इन फैक्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड एनवायरमेंट एट ग्लोबल लेवल। पूरी दुनिया में एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हुआ है वो इस बात का प्रकटीकरण है कि एनवायरमेंट की मुख्य समस्याएं क्यों हैं। पूरी दुनिया के अंदर एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो लॉस हुआ है, वही कारण है, वही इस बात का प्रकटीकरण है कि एनवायरमेंट की ज्यादातर समस्याएं क्यों हो रही हैं। एनवायरमेंट की ज्यादातर समस्याएं जो हो रही हैं वो इसी कारण से कि जो एनवायरमेंट डिग्रेड किया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ग्लोबल लेवल पर विश्व में एनवायरमेंट जितना बर्बाद हुआ है वही इस बात का प्रकटीकरण है, वही इस बात का कारण है कि एनवायरमेंट में ग्लोबल मतलब मेजर प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। ये बात भी सही है, और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट कह रहा है, तो आंसर होगा बी। बातें दोनों सही हैं पर अलग अलग, दोनों बातें सही हैं पर अलग अलग बातें सही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ethics involve the discipline of systematic inquiry
इनटू मोरल नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ये तो क्लास में बताया वो क्वेश्चन है। आप बताओ आंसर। हर्ष मुझे एक बात बताना, जिस किताब की बात कर रहे हो, अगर मैं ही आपको लास्ट तक आते आते 3-4 हजार क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, या बहुत सारे क्वेश्चन आपके फोल्डर में करवा भी रखे हैं पहले से, तो वो सही है, या जो किताब की बात कर रहे हो वो सही है जहां गलतियां भी होंगी? अब मैंने ईएस के इतने सारे पेपर सॉल्व कराए हैं और ये क्वेश्चन आपको उस किताब में भी मिल रहे होंगे, देखना आंसर में गलतियां हैं कि नहीं है। अननेसेसरी यहां वहां भटकने की तुम लोगों की आदत पड़ गई है यार। लाइव क्लास में टीचर क्वेश्चन करवा रहा है तब तुम्हें दिक्कत हो रही है, तब भी किताब के पीछे भागना है। भाई किताब के अंदर तुम्हें कोई सॉल्व करा तो नहीं रहा सामने, जो आंसर दे दिया वही पकड़ के बैठे रहोगे, गलत होगा चाहे सही होगा। यहां टीचर एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, तो वो ठीक है कि वो किताब ठीक है? तो कुछ लोगों की आदत है खुराफात करने की, तो वही करोगे। 4-5 हजार से क्वेश्चन ज्यादा कोई करा देगा क्या? आपके फोल्डर में देखो कितने वीडियो पड़े हुए जो सॉल्व करवाए हैं मैंने क्वेश्चन, तो मैंने किताब एक बार भी रिकमेंड की है कोई? मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। क्या करना चाहते हो, जो तुम्हारा मन है वो करो यार। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मुझे भी इरिटेट कर रहे हो फालतू में। तुम्हें जो मन है वो करो, जिसका वर्कबुक लगाना हो, किताब लगाना हो, जो इच्छा करे वो करो, मेरा मत दिमाग खराब करो यार, ठीक है? मैंने डे 1 से मना कर रखा है, किताब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, खासकर मेरे सब्जेक्ट में। अगर मेरे सब्जेक्ट में भी तुम्हें किताब लगानी पड़ रही है तो मेरे पढ़ाने पे क्वेश्चन मार्क है। जब मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं यहां पे, फिर मैं पहले यहां सॉल्व करवाऊं, फिर फोटो खींच के भेजेंगे, मैं उसमें करेक्शन करवाऊं। डेली टेलीग्राम पे 40-50 क्वेश्चन कम से कम आते हैं जहां गलतियां हैं, पहले एक बार यहां सॉल्व करवाऊं, ये नहीं देखेंगे, फिर फोटो खींच के भेजेंगे टेलीग्राम पे, सर आंसर बता दीजिए। तो पहले मैं एक बार यहां सॉल्व कराऊं, फिर मैं वहां करेक्शन कराता रहूं, और कम से कम महीने भर चल रहा है ये। तो सबकी किताबों का ठेका लेके बैठा हूं मैं करेक्शन कराने के लिए। रिकमेंड भी नहीं की कोई, मैंने रिकमेंड की हो तो बताओ, मैंने मना भी किया हुआ मत करो, ठीक है? अरे कुछ भी मटेरियल मार्केट में आएगा बिल्कुल पागल की तरह भागने लग जाओगे उसके पीछे। भाई कोई और इंस्टीट्यूट तुमसे 10 गुना फीस लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा होगा, मैं करवा रहा हूं ना। अभी फिर इसके बाद करंट अफेयर की थ्योरी पढ़ाऊंगा, अपडेशन यूपी अपडेशन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। तुम्हें जरूरत है किताब की? हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह के लिए भी परेशान हो, अपने कोर्स में फोल्डर देखो, लास्ट में 100 से वो कम वीडियो नहीं पड़े होंगे, उसके अंदर से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके सब कराया हुआ है। करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने बना के कितने सारे दे रखे हैं, नवंबर तक के दे रखे हैं, अभी आगे के बना के भी दूंगा। तुमसे ज्यादा चिंता है मुझे एग्जाम की लेकर यार, तुम परेशान मत हो, मुझे ज्यादा चिंता है एग्जाम में क्या कराना है। उसका 50% भी मैंने कहा है कोई नहीं कराएगा, जितना कराऊंगा 50% भी कोई नहीं कराएगा। क्वेश्चन तो छोड़ ही दो, कहीं कोई कराएगा भी इतने सारे क्वेश्चन? जितना यहाँ है, मुझे तो कुछ सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि जितना मैं करा रहा हूँ वो तुमने कर लिया है क्या, और कोई किताब के पीछे भाग रहे हो और किसी मटेरियल के पीछे भाग रहे हो? जितना कराया है वो कर चुके, तो जितना अवेलेबल है वो तो करो भैया, उतना नहीं कंप्लीट करोगे? अब ये 8 पेपर मैं सॉल्व करवाए इसके, बहुत 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लगाए भी नहीं होंगे अभी तक। ये यूट्यूब पे भी दे दिया मैंने क्वेश्चन, तब भी उसको नहीं लगा रहे, और यहां वहां भाग रहे हैं क्वेश्चन के चक्कर में। तो मैं करा रहा हूं उसको, इतना तो कर नहीं पा रहे हो और यहां वहां भागे चले जा रहे हो। एथिक्स इन्वॉल्व द डिसिप्लिन ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। एथिक्स के अंदर हम मोरल वगैरह की बात भी पढ़ते हैं, ट्रू। अप्लाइड एथिक्स में एथिक्स का एप्लीकेशन अलग अलग ब्रांचेज में, एथिक्स का एप्लीकेशन अलग अलग ब्रांचेज में। हर्ष मुझे कोई बेस्ट कहलाने का शौक नहीं है बेटा, मैं इसलिए इरिटेट हो रहा हूं क्योंकि मैं पहले क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर मैं उसको करेक्शन करवाता हूं, तो एनर्जी इसमें फालतू वेस्ट होती है। और ये 1 महीने से चल रहा है, कई बच्चों को पता होगा जो भेजते होंगे ग्रुप में। पहले मैं यहां सॉल्व करवा रहा हूं, वही क्वेश्चन में करेक्शन करवा रहा हूं, सर किसी किताब का फोटो भेज देते हैं और वहां आंसर में गलतियां हैं, यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर दोबारा। अभी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, कॉपीराइट वाला, फिर एक बच्चे ने सुबह स्क्रीनशॉट भेजा, सर इसका मतलब बता दीजिए। अब मैं लिख के कैसे एक्सप्लेन करूंगा 10 लाइन में उसको, और कितनी बार लिखूंगा? तो क्लास इसीलिए करवा रहे हैं ना कि भाई क्वेश्चन जो है वो सब यहाँ कवर हो जाएंगे।
अप्लाइड एथिक्स का मतलब एथिक्स का ही एप्लीकेशन अलग अलग ब्रांच में, मेडिकल एथिक्स, लॉ एथिक्स, इंजीनियरिंग एथिक्स, ये सब। ठीक, तो स्टेटमेंट ये भी देखो क्या कह रहा है, अप्लाइड एथिक्स लुक्स इनटू द वे इन विच मोरल वैल्यू कैन बी अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर ब्रांच, पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया के एथिक्स को हम अप्लाइड एथिक्स कहेंगे। ट्रू, दोनों अलग अलग बातें सही है, आंसर होगा बी। ठीक है, ठीक है, चलो ये सारे पेपर कंप्लीट। अब एक पेपर बस आपका रह गया है, ईएससी 2024। ईएससी 2024 अभी तक डिस्कस मैंने एक बार भी किया नहीं है। 24 वाला पेपर एक बार भी डिस्कशन का मौका नहीं मिल पाया अभी तक, कल कराऊंगा मैं इसको, कल 11:30 पर। ये लास्ट पेपर आपका ईएससी 24 का रह गया है। इसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे करंट अफेयर। साइंस एंड टेक का जो एरिया रह गया है वो करंट अफेयर में ही टॉपिक आने हैं। साइंस एंड टेक में नए नए जो लॉन्चेस वगैरह हुए हैं 15 मार्च से पहले तक का, ये करंट अफेयर के साथ ही करा दूंगा मैं इसको। अभी नई वाली क्लासेस कर लोगे, उसमें करंट अपडेशन, साइंस टेक दोनों कवर हो जाएगा। और इसके अलावा यूपी लोकल के लिए 2 से 3 क्लास, 2 क्लास पहले करा रखी है, फोल्डर में पड़ा हुआ है। 2 से 3 लेक्चर में यूपी लोकल भी ऐड कर देंगे, 2 में ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इसकी पीडीएफ और इसका जो भी पोर्शन बनाना है, कंटेंट और क्लास दोनों होगा। कल ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद ये, ठीक, सिस्टमेटिक वे में चलते रहिए। और क्वेश्चन जितने होते जाएंगे तो रिवीजन भी आपको आसान होती जाएगी, चीजें रिकॉल कर पाओगे। मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूं, कल ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद ये सारे एरिया शुरू होंगे, थोड़े टाइम में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है ये भी। यूपी लोकल की 2 क्लासें, करंट अफेयर हमारा दिसंबर फर्स्ट वीक तक हो रखा है। 15 मार्च से पहले पहले 3-4 क्लास में आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों कवर हो जाएगा। 3-4 क्लास से ज्यादा नहीं लगेगा। करंट अपडेशन, साइंस एंड टेक अपडेशन 3-4 क्लास में ये, और 2 मुश्किल 6-7 क्लास का एरिया है जो 15 मार्च से पहले हमें कवर करना है, क्योंकि आगे का डाटा भी पहले नहीं पता हमें क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। फिर हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब क्वेश्चन ही कराने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्वेश्चन पहले करने हो तो आपके फोल्डर में पड़े भी हुए हैं, और नए क्वेश्चन कराऊंगा अभी आगे। क्वेश्चन पड़े भी हैं, नए क्वेश्चन आगे कराऊंगा भी। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत हैं आपके पास। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।